हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं साहिल दीवान ए के एशिजन। आप देख रहे हैं बिहार का और आपका अपना चैनल जो कम्प्लीटली बेस्ड है बिहार बोर्ड 10th इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए। आज चैप्टर का नाम तो देख ही रहोगे। चैप्टर भी कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिहार बोर्ड से हैं और ये चैप्टर को मिस करके जा रहे हैं तो फिर एग्ज़ाम में आप क्या कीजिएगा, फिर आपको ही मालूम है। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे सब्जेक्टिव्स आएंगे, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। क्या आएंगे, किस हिसाब से आएंगे, सभी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 4 आपके SCERT बुक का, और हम लोग चीज़ें SCERT के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। हालांकि ये चैप्टर NCERT में भी है, लेकिन क्वेश्चन जो सेट होगा इसी बुक में होगा और वो NCERT से थोड़ी सी चीज़ें अलग है ना। थोड़ा सा ज़्यादा कह सकते हो, कम कह सकते हो, सभी चीज़ें इसमें है। तो चलो, आपने ऑलरेडी कहीं से कर रखा है, कोई बात नहीं, वन शॉट रिवीजन हो जाएगा। वन शॉट मतलब चीज़ें रिवीजन हो जाएगा कम टाइम पे, एंड जितने भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी चीज़ें बता दिया जाएगा। जो लोग बिल्कुल से नए, जाकर के कोर्स सेक्शन पे जाकर के देख लीजिए। इससे पहले वाले जितने टॉपिक्स है कवर करा रखे हैं, एंड अदर जो भी सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री हो, बायो हो, ये सब आएंगे। एंड SST SCRT वर्जन पढ़ना है तो प्लेलिस्ट कोर्स सेक्शन पे जाकर के सिंपल सा देख सकते हैं। ओके, पिछले 3-4 सालों से हम लोग यही सब चीज़ें करा रहे हैं, काम करा रहे हैं, काम करते हुए आ रहे हैं। आज कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है, नेशनलिज्म इन इंडिया। चलो, स्टार्ट करने से पहले कुछ थोड़ा सा चीज़ें सोचते हैं ताकि आखिर तुम्हें कनेक्ट कर सको चीज़ें, है ना। ऐसा नहीं कि बस ये रट लो रट लो रट लो, कितना रटोगे। चलो, कुछ कहानी से स्टार्ट करते हैं। आखिर नेशनलिज्म कब आता है, क्या आपके अंदर भी नेशनलिज्म है? हो सकता है कुछ दिन में, हाल फिलहाल में नेशनलिज्म जागा हो। कोई भूत है क्या? नहीं। देखो, पिछले रीसेंट एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे हम लोग चैप्टर के अंदर आएंगे तो पता तुम्हें चल जाएगा। देखो, पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा, जब भी देश में कोई बड़ा इशू होता है लोग अपनी बातें रखते हैं। हाँ जी, हर किसी का सोच अलग हो सकते हैं। आपका सोच अलग होगा, हमारा सोच अलग होगा, है ना। लेकिन एक बात कॉमन होती है। वो बात क्या है? लोग अपने देश, अपने फ्यूचर को लेकर के कंसर्न होते हैं। तो आखिर ये फीलिंग कहाँ से आती है? इसी फीलिंग को हम कहते हैं नेशनलिज्म, और जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आज के चैप्टर में हम समझेंगे कि इंडिया में नेशनलिज्म कैसे डेवलप हुआ। इससे पहले हमने यूरोप के बारे में पढ़ा, है ना, इंडो चाइना में पढ़ा। तो इंडिया, है ना, हमारा इंडिया किस तरीके से आज़ाद हुआ उसके बारे जानेंगे। यकीन मानो, सिर्फ ये आपके एग्ज़ाम लेवल के लिए हेल्प नहीं करेगा। जनरल नॉलेज, GK GS, आगे जाकर के आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हो, UPSC देना है, BPSC देना है, DLED देना है, जितने भी कॉम्पिटिटिव जिसमें पोर्शन होते हैं हिस्ट्री का, तो उसके लिए ये चैप्टर, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। इसमें से सेक्शन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और आपका देश कैसे आज़ाद हुआ कैसे मालूम चलेगा। तो चलते हैं, है ना, कि किस तरीके से फीलिंग डेवलप हुआ, उनको कैसे लगा कि ये जो ब्रिटिश रूल है ना, ये हमारे खिलाफ है, ठीक है। और लोग कैसे एकजुट हुए, उन सबको इस स्टोरी में, इस कहानी में, रियल कहानी में हम लोग समझेंगे, ठीक है। चलो, सबसे पहले आता है नेशनलिज्म। हमने सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 में भी डिस्कस किया कि नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है। तो ये डेफिनेशन 2 मार्क्स में, नेशनलिज्म, व्हाट डू यू मीन बाय नेशनलिज्म, ये चीज़ है। नेशनलिज्म क्या होता है? नेशनलिज्म का सिंपल मतलब होता है अपने देश के प्रति प्यार, एकता और जिम्मेदारी की फीलिंग। आप देश से प्यार करते हो लेकिन देश के लोगों से एकता नहीं है तो कोई फायदा है नहीं, है ना। आप सब चीज करो लेकिन आप जिम्मेदारी नहीं ले रहे हो तो कोई फायदा है नहीं। यानी सिर्फ प्यार ही नहीं होता, एकता, यूनिटी एंड जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी की फीलिंग होनी चाहिए। उसको बोलते हैं हम लोग क्या? नेशनलिज्म, ठीक है। ओके, आपके हो सकता है अलग अलग, आपने डेफिनेशन लिख रखा, कोई दिक्कत नहीं है। नेशनलिज्म इन अ फीलिंग ऑफ लव, यूनिटी, पैट्रियोटिज्म एंड डिवोशन टुवर्ड वन कंट्री वेयर पीपल वर्क टुगेदर फॉर नेशन प्रोग्रेस एंड फ्रीडम, ठीक है। ओके, क्या कहना चाह रहा है, चलो यहां से समझते हैं, ठीक है। ओके, तो नेशनलिज्म एक ऐसी नेशनल कॉन्शियसनेस है जिसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, ठीक है,
या इकोनॉमिक्स या फिर सोशल और कल्चरल यूनिटी दिखाई देती हो। देश के लोग अलग अलग रिलीजन से, कास्ट से, लैंग्वेज से होने के बाद भी खुद को एक नेशन का हिस्सा मानते हैं और इसी फीलिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? नेशनलिज्म, है ना? ओके, नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा और जान लेते हैं। और एक जो नेशनलिस्ट होगा, ठीक है, जो एक नेशनलिस्ट होगा वो चार चीज़ों के लिए काम करते हैं। पहला, नेशनल यूनिटी, देश के लोगों को एकजुट रखना। दूसरा, नेशनल डेवलपमेंट, देश के प्रोग्रेस के लिए काम करना। नेशनल ऑनर, देश की इज्जत सम्मान को बनाए रखना, ठीक है, ओके। एंड नेशनल फ्रीडम, देश की आज़ादी और अधिकारों का जो भी अधिकार है, ठीक है, उसकी रक्षा करना। ये एक नेशनलिस्ट का काम है। आपने नेशनलिज्म समझा, देश के प्रति प्यार, ठीक है। अब आपको एग्जाम में लिखने देगा, आप डायरेक्ट ये छाप के आ जाओगे, नंबर मिल जाएगा, हाँ। लेकिन अगर आपको अच्छा नंबर लाना है तब आपको क्या करना पड़ेगा? क्या? फीलिंग ऑफ लव, इसके नीचे अंडरलाइन करना है ब्लू ब्लैक से। जब भी आपको नेशनलिज्म बोले, आप एक टॉपिक बनाओगे, ऊपर सब हेडलाइन वहाँ लिखो नेशनलिज्म। इससे एग्जामिनर, ध्यान दो बात को, पढ़ाएगा सब जगह पढ़ लोगे, लेकिन चीज़ें क्या एग्जाम में दिमाग में क्या बैठा के रखना, चीज़ें बता रहे हैं। अगर तुम्हें अच्छा नंबर लाना है तो, वरना तुम थोड़ा सा स्किप कर सकते हो, ठीक। लिखने की चीज़ें बता रहे, जो चीज़ें तुम लोगों को याद नहीं होता है, कैसे लिखेंगे, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर सीखो। आपको एग्जामिनर को ज़्यादा टाइम नहीं देना है कॉपी चेक करने में। उसके लिए क्या करोगे? आप मान लेते हैं ये क्वेश्चन 1 नंबर में रहेगा, 2 नंबर, कोई भी नंबर, आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर लिख दोगे, आंसर नंबर, सेकंड, फर्स्ट, जो भी। और हमेशा कोशिश ये करना है कि आपको सीक्वेंस से चलना है, जैसे 3 है, 4 है, चीज़ें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले रहे हैं, बस तुम्हें बता रहे चीज़ें, तुम्हें ध्यान के रखना। आप में से बहुत ऐसे लोग करते हैं, अच्छा 4 नंबर आता है, एक काम करते हैं 4 नंबर बना लेते हैं, फिर मनवा चलो एगो 10 नंबर वाला बना लेते हैं, 4 ही तो बनाना है ना। ये चीज़ एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं। आप कभी 4 बना रहे हो, 8 बना रहे हो, 1 बना रहे हो, 2 बना रहे हो, आपने कॉपी में लिख रखा है, आपने बहुत अच्छा आंसर लिखा, लेकिन एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा, एक बार पेज पलटेगा, क्वेश्चन पलटेगा, फिर दूसरा क्वेश्चन खोजेगा, अच्छा ये किसका लिखा है, ये किसका लिखा है, उसको एक सीक्वेंस में नहीं मिलेगा, वहाँ पे आपको नंबर कटेगा, ठीक है। अगर अच्छा वाला हो गया एग्जामिनर, ठीक है, दे दिया, कोऑपरेटिव होगा तो दे देगा, वरना कुछ ऐसे भी होंगे कि यार इधर उधर चीज़ें लिखा है, कुछ मार्क्स डिडक्ट कर लो, तो वो कुछ मार्क्स ही आपके रैंक डिसाइड करते हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो आपको सीक्वेंस में, ऐसा नहीं कि मैं ये बोल रहा हूँ कि 1 नंबर नहीं आ रहा है तो 1 नंबर भी लिखो या 1 नंबर से ही स्टार्ट करो, नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको पहले देख लीजिए, पढ़ लीजिए, आपको इनमें से कौन सा आ रहा है, फिर उसमें से सीक्वेंस बना लीजिए कि हाँ ये हम कर सकते हैं अच्छे तरीके से। और सबसे पहले 5 नंबर जा करके बनाना है, क्यों बनाना है, कैसे बनाना है, ये सब तो एग्जाम में बताएंगी, ठीक है, ओके। आपने सबसे पहले नेशनलिज्म का एक टॉपिक लिखा, ऊपर सब हेडिंग, क्वेश्चन नंबर 1, आंसर नंबर 1, नेशनलिज्म आपने टॉपिक लिखा। उसके बाद आप इसको डिफाइन करोगे, जैसे पूरा डेफिनेशन लिखा, आपने छोटे छोटे कीवर्ड्स डाले, फीलिंग ऑफ लव, यूनिटी, पैट्रियोटिज्म, डिवोशन टुवर्ड वन नेशन, ठीक है, ओके, टुगेदर। तो ये जो एग्जामिनर आपका ये पूरा एक लाइन से नहीं पढ़ेगा, वो ये पॉइंट पे नजर जाएगा, फीलिंग ऑफ लव, नेशनलिज्म, इतना तो उसको भी आता होगा, फटाक से 2 नंबर दे करके निकल जाएगा। ये है ट्रिक एग्जाम में अच्छा कम लिख करके अच्छा नंबर लाने का, सिंपल सा यही फंडा है बिहार में, बिहार बोर्ड में, ठीक है। और रिप्रेजेंटेशन मैटर करता है, ठीक है, ओके। चलिए, आप अगर थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिखना चाह रहे हैं तो ये पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं, ठीक, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, अब आते हैं बैकग्राउंड ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। आखिर क्या बैकग्राउंड था, मतलब किस तरीके से चीज़ें हुआ, है ना। सबसे पहले नेशनलिज्म को समझे, अब किस तरीके से आगे बढ़ा चीज़ें, क्या बैकग्राउंड में चल रहा था, उनके बारे में समझेंगे। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th century, इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू मैनी small princes state. There was no political unity among Indians. Different region had different ruler, different administrative system, and there was no common judicial system. देखो, अब सवाल ये है कि आखिर ये इंडिया में नेशनलिज्म की ज़रूरत क्यों पड़ी, है ना। बात है 19th century की, फर्स्ट हाफ, देखो फर्स्ट हाफ ऑफ 19th century, यानी लगभग 1800 से लेकर के 1850 के बीच की बात है। इंडिया एक यूनाइटेड कंट्री नहीं था, क्या था,
छोटे छोटे एक स्टेट बने हुए थे, सब जगह का अलग राजा, है ना, ठीक, अलग अलग हिस्से में डिवाइडेड थे, है ना। हर रियासत यानी हर रीजन का अपना अपना राजा था, उनके अपने अपने रूल थे, अपने अपने एडमिनिस्ट्रेशन थे, ठीक है, हर जगह का अपने अपने लॉज होते थे। इसी वजह से पूरे इंडिया में कोई पॉलिटिकल यूनिटी नहीं था, ठीक है, सिंपल से समझ रहे हो, हाँ, ठीक। इसीलिए क्या था, बिकॉज ऑफ दिस इंडिया लैक नेशनल यूनिटी, इसी कारण से इंडिया में यूनिटी नहीं था, क्योंकि एक ही नहीं है, सब बटे हुए, तो फिर क्या ही यूनिटी, किस बात का यूनिटी, है ना। पीपल हैड नो कॉमन पेट्रोटिक फीलिंग, ठीक है, कोई कॉमन पेट्रोटिक फीलिंग नहीं थी, और दे डिड नॉट थिंक दैमसेल्फ एज वन नेशन, और लोग खुद को एक नेशन का हिस्सा नहीं समझते थे। ये 19th सेंचुरी की फर्स्ट हाफ की बात हो रही है, 1800 से लेकर के 1850 के बीच में। However, in second half of 19th century, several developments remove these weakness. India gradually rise there despite different religion, language, culture, they belong to one country. लेकिन 19th सेंचुरी की बात करें, सेकेंड हाफ में बहुत सारे चेंजेस आए। धीरे धीरे लोगों को समझ आया कि रिलीजन, लैंग्वेज और कल्चर अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा देश एक है। समझ में आ रहा है? ओके, और इसी फीलिंग से इंडिया में नेशनलिज्म की क्या हुई, शुरुआत हुई, है ना। ओके, अब आते हैं, व्हाई डिड नेशनलिज्म राइज इन इंडिया। अब आखिर इंडिया में ही क्यों हुआ, है ना, कैसे आया, इसके पीछे क्या रीज़न था। तो सबसे बड़ा रीज़न तुम तो जान ही रहे हो, कौन, ब्रिटिशर्स, है ना। द राइज ऑफ नेशनलिज्म वॉज मेनली ड्यू टू द ब्रिटिश रूल, है ना। ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लग सकता है, क्योंकि ब्रिटिशर्स इंडिया पर रूल कर रहे थे और इंडिया का एक्सप्लॉयटेशन, शोषण भी कर रहे थे, लेकिन उनकी ही कुछ पॉलिसीज़ ने अनजाने में इंडियंस को एक दूसरे से जोड़ दिया। कैसे जोड़ दिया, देख लेते हैं। ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया रेलवे, टेलीग्राफ है ये, ठीक है, पोस्टल सिस्टम, प्रिंटिंग प्रेस, यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो चीज़ें हैं, ब्रिटिशर्स ने रेलवे की शुरुआत किया, है ना, अलग अलग स्टेट से। अब रेलवे सोचो, तुम सिंपल सा बात सोचो, इन्होंने किस तरीके से हेल्प किया, जाने अनजाने में, जान के तो नहीं किया, अनजाने में हो गया। रेलवे स्टार्ट हुआ, रेलवे से क्या हुआ कि लोग अलग अलग स्टेट से दूसरे से कनेक्ट होने लगे, आइडियाज़ शेयर होने लगे। हाँ, टेलीग्राफ, जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, इंफॉर्मेशन है, लोग तक जल्दी पहुंच जाता था, दूसरी जगह तक जल्दी पहुंच जाता था, ये भी काम किया। पोस्टल सिस्टम, या जैसे लेटर्स के थ्रू कम्युनिकेशन ईजी बनता गया, इससे एक दूसरे से लोग बात कर रहे थे, दूसरा चीज़ें, अपने आइडियाज़ शेयर कर पा रहे थे। प्रिंटिंग प्रेस, ये भी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, ठीक है, हालांकि बनाया तो ब्रिटिशर्स ने अपने फ़ायदे के लिए, लेकिन इधर भी अपना काम हो गया। प्रिंटिंग प्रेस की वजह से न्यूज़पेपर, बुक्स पब्लिश होने लगे, लोगों ने ब्रिटिशर्स पॉलिसीज़ और फ्रीडम मूवमेंट की इंफॉर्मेशन मिलने लगी लोगों तक कि हाँ, ये सब चीज़ें मूवमेंट चल रहा है। आपको आज पता चलता है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये भी तो जरिया ना, तभी तो नहीं था, तभी क्या था, ये जो भी चीज़ें थे इनके हेल्प से। और इम्पॉर्टेंट, यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन मतलब, इसका मतलब है कि धीरे धीरे एक जैसा एडमिनिस्ट्रेशन, लॉज अप्लाई होने लगे, जैसे लोगों को ये एहसास हुआ कि हम सब एक देश के हैं, ठीक है। ओके, तो सिंपल सा एक बात याद रखना, ब्रिटिशर्स का इंटेंशन नेशनलिज्म बढ़ाना नहीं था, ठीक है, कि ये सब करेंगे, इनके दिल में देशभक्ति जागेगा, नहीं, लेकिन उनकी जो पॉलिसीज़, कुछ पॉलिसीज़ लेके आए, उनकी वजह से ये नेशनलिज्म पूरे इंडिया में तेज़ी से स्प्रेड हो गया, ठीक है। ओके, चलो अब आते हैं कि क्या रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स थे, आखिर क्यों, है ना। तो देखो, द राइज ऑफ नेशनल, अच्छा, ये फैक्टर 2 नंबर में आ सकते हैं क्वेश्चन। डिफाइन नेशनलिज्म, ठीक है, व्हाट आर द फैक्टर ऑफ राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। नहीं आया है PYQ में, बट मैं तुम्हें प्रोबेबली बता रहा हूँ, एग्जामिनर का माइंडसेट यही तो है। SCRT पढ़ेगा, क्वेश्चन टेक्स्ट से डायरेक्ट, ऐसा नहीं कि एक्सरसाइज रट लिए तो महाराजा बन गए, 10 साल का क्वेश्चन रट लिए महाराजा बन गए उसी में से। देखो,
बिहार बोर्ड है, चलो ठीक है मैं मानता हूँ आ जाएगा, लेकिन तुम आंसर लिखना भी तो सीखो, कहानी समझना भी तो सीखो, आगे हेल्प करेगा। ठीक है, सिर्फ तुम 10 क्लास तक क्यों रहते हो, तुमको 10 क्लास के बाद 11-12 नहीं आना, 11-12 में फंसोगे, अच्छे से फंसोगे। जो आर्ट्स लेंगे, ठीक है, जो साइंस लेंगे वो सोचे हम लोग नहीं फंसेंगे, फंसोगे, सब फंसोगे। ठीक है, कभी ना कभी ये चीज़ वापस से आपको चीज़ें आएंगी, तो अभी सीख जाओ। लाइफ 5 दिन का है, 4 दिन तुम सीखने में लगाओ दोगे तो फिर जियोगे कब, इसलिए सीख जाओ। अब क्या फैक्टर रहा होगा, सिंपल सा तुम खुद सोचो। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पॉलिटिकल फैक्टर्स, यानी ब्रिटिश के पॉलिटिक्स, पॉलिसीज, उनका रूल। ठीक है, इकोनॉमिक फैक्टर, इंडिया का इकोनॉमिक जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, गरीबी बढ़ रहा था। ठीक, सोशल फैक्टर यानी एजुकेशन, न्यूज़पेपर, सोशल रिफॉर्मिस्ट लोग आ रहे थे, मूवमेंट क्रिएट बना रहे थे, ये सब फैक्टर्स हैं। क्या, देशभक्ति यानी राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया का। अगर फैक्टर बोले सिंपल सा आप 2 नंबर में दे तो ये फैक्टर लिख देख सकते हो, थोड़ा थोड़ा चीज़ें और इसको एक्सपेंड कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो। रिलीजियस फैक्टर, बहुत सारे रिलीजियस रिफॉर्मर मूवमेंट आए, है ना, ओके, उन्होंने प्रेजेंट किया, उन्होंने सबको यूनाइट किया, उन सब के बारे में हम लोग समझेंगे। अब एक एक करके समझेंगे। अच्छा, एक पेज एक्स्ट्रा, ये तो डायरेक्ट कुछ और आ गया, 1 मिनट। ओके, ठीक, इतना समझ में आ गया। हाँ, तो उससे पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, क्विक इन्फॉर्मेशन, क्रैकर बैच है आप सबके लिए। इस बैच में अलग से कुछ पढ़ाया नहीं जा रहा, अभी जो पढ़ाया जा रहा है इसकी नोट्स ऑल सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, एसएसटी, साइंस, नॉन हिंदी, उर्दू, जो भी 6 सब्जेक्ट की चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी। आपको एसएसटी में एससीईआरटी के जितने भी नोट्स हैं यहाँ पे आपको अपलोडेड मिलेगा, चाहे वो हाईलाइटेड नोट्स हो, चाहे वो सिंपल नोट्स हो। देन एनसीईआरटी साइंस में जो अभी कराए जाएंगे, एनसीईआरटी कराया जाएगा, मैथ्स में एनसीईआरटी कराया जा रहा है, उसके नोट्स आपको वहाँ अपलोडेड मिलेंगे। एनसीईआरटी सॉल्यूशन मिल जाएगा, एससीईआरटी सॉल्यूशन मिल जाएगा, एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इन टेक्स्ट आउट टेक्स्ट सब ले लो। एंड साथ में आपको डीपीपी एससीईआरटी के जितने अभी ये टॉपिक पढ़ रहे हो, है ना, बस ये सोचो कि 10 साल के क्वेश्चन रट लेंगे, हो गया, क्या पता अंदर से क्वेश्चन बना रहा हूँ। तो उन क्वेश्चन से लड़ने के लिए तुम्हें चैप्टर पढ़ा होना चाहिए। चैप्टर कैसे पता चले तुमको अच्छे से समझ में आया, जब तुम डीपीपी करो, क्योंकि हर एक सेक्शन से सिंगल ऑब्जेक्टिव बनाए, चैप्टर 70 से 80 क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर से, हर एक चैप्टर से रहेगा, तो तुम्हारा इससे मोटिवेशन पीक लेवल पे रहेगा कि अब कोई क्वेश्चन पूछ के दिखा दो, बन जाएगा। ठीक है, ये एक्स्ट्रा है। माइंड मैप सीरीज पूरे चैप्टर को समराइज 2-3 पेज में आपको देखने मिल जाएगा। डिकोड सीरीज वन ऑफ द मोस्ट लव सीरीज जो हम लोग इस बुक के साथ करेंगे बैठ के आपके साथ। ठीक है, ओके, चलिए। फिर टेस्ट सीरीज होगा, वीकली टेस्ट भी होता है, एंड आपको साथ में जब एग्जाम के वक्त आपके लास्ट में 5-6 टेस्ट होंगे पूरे सिलेबस से। इससे एग्जाम में आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है, टाइम मैनेजमेंट, सभी चीज़ें इसमें मिल जाएगा गाइड के साथ। आंसर राइटिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिहार के लिए स्पेशली, ताकि जो चीज़ें हम अपने जो मेरे पे गुजर रहा था स्टार्टिंग के ईयर में, ठीक है, कॉलेजेस में या 12th के बाद जो चीज़ें हमें पता चला कि अच्छा यहाँ अगर मैं यहाँ मेहनत कर लेता तो आज जो भी मुझे प्रॉब्लम हो रहा था अब भी होता है, तो उससे तुम लोग को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, मेरा इतना ही मतलब है। आंसर राइटिंग, ठीक है, कोई भी टॉपिक है, हम लोग बिहार में ये सोचते हैं कि अच्छा लॉन्ग आंसर है, PYQ 10 साल का रट लेते हैं, ठीक है, इससे आ जाएगा, मान लेते हैं आ गया 90% आ गया, 95, 99 आ गया। लेकिन आप कभी अच्छे कॉलेजेस में जाओगे, यूनिवर्सिटीज़ में जाओगे, वहाँ पे कोई टॉपिक दे देगा आपको, वो बोलेगा कि अपने बारे में ही 100 शब्द लिख लो, आप नहीं लिख पाओगे। क्यों? हैबिट नहीं है, वर्ड का हम लोग के पास कोई स्टॉक नहीं है। तो इस चीज़ के लिए लड़ने के लिए हमने एक छोटा सा शुरुआत किया है। अगर आपको खुद को चेंज करना है या बस बिहार लेवल तक ही रह जाना है तो वो आप पे डिपेंड करता है। आंसर राइटिंग आपको कोई चैप्टर पढ़ा देगा, इसका टॉपिक दे दिया जाएगा, आप नोट से, फ़ोन से, कहीं से भी हेल्प लेकर के आंसर को रेडी कीजिएगा। फ़ोन दे करके क्या फ़ायदा है, आपके पास वर्ड स्टॉकेज होगा, आप रिसर्च करोगे, चीज़ों पढ़ोगे तो एटलीस्ट याद रहेगा, फिर उसको लिखोगे तो वो और मजबूत होगा और एग्जामिनेशन में वो चीज़ हेल्प करेगा। लास्ट में 10 सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट VVI के डिपेंड नहीं करना पड़ेगा आपको। सिंपल सा आपने खुद लिखा है, 1-2 बार रिविजन करोगे, फाइनल एग्जाम तक याद हो जाएगा। ठीक है, ओके। देन PYQ फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, सैम्पल पेपर, सेंटर पेपर, ये सभी चीज़ें हम लोग डिकोड करेंगे। PYQ रटना नहीं है, इसको डिकोड कर लेंगे 5-6 एपिसोड में इस बुक के साथ। आपको फिर उसके बाद कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं होगा कि आपसे ना बने। ठीक है, ओके। अगर रटने में माहिर हो, अगर तुमको लगता है कि रट के अच्छे से कर लोगे तो इस बुक को तुम बेधड़क से रट लो। यहाँ से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव तो उठ के आना है, लेकिन तुमको अच्छा करना है, लाइफ में बहुत आगे जाना है, अच्छे एग्जामिनेशन देना है,
तो फिर मैं तुमको बोलूँगा कि चीज़ें समझते समझते चलो। ये सभी चीज़ें आपको 399 में कंप्लीट क्वेश्चन बैंक, जिसमें सभी चीज़ें हैं, सैम्पल पेपर, सेंटर पेपर, प्री बोर्ड, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, मंथली पेपर, A to Z सभी चीज़ें इस कोर्स के साथ, बैच के साथ आपको ये क्वेश्चन बैंक कंप्लीट बैच सिर्फ 399 मिलता है। कॉन्टैक्ट नंबर है, जा करके मैसेज कर लेना और आपको सभी चीज़ें मिल जाएगा। ठीक है, ओके। चलो अब एक एक फैक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं, आखिर क्या क्या फैक्टर्स था। वीडियो को फास्ट कर लो थोड़ा सा, चीज़ें अच्छा लगेगा। ये चीज़ें लिखो। पॉलिटिकल फैक्टर्स, क्या पॉलिटिकल फैक्टर्स रहे होंगे? पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या होता है? पॉलिटिकल फैक्टर्स आर दोज एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज एंड लॉज ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट दैट वॉक नेशनल कंसिक्वेंसेस अमॉन्ग इंडियन। पहला, ब्रिटिश इम्पेरियल पॉलिसी। ठीक है, ओके। द ब्रिटिश फॉलोड एन इम्पेरियलिस्ट पॉलिसी। इम्पेरियलिज्म क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखो, पॉलिटिकल फैक्टर का मतलब है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वो पॉलिसीज और लॉज जिन्होंने धीरे धीरे इंडिया के अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग जगाई। ठीक है, सबसे पहले उनका क्या है, कौन सा पॉलिसी? इम्पेरियल पॉलिसी, इम्पेरियलिज्म जिसको हम लोग बोलते हैं। इम्पेरियलिज्म एक, इसका सिंपल सा ऐसा सा मतलब समझो, एक पावरफुल कंट्री, ठीक है, किसी दूसरे कंट्री पर अपना कंट्रोल जमा लेना और उसके रिसोर्सेस को अपना फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना। ठीक है, ओके। जैसे आपके क्लास में कोई होगा थोड़ा सा हट्टा कट्ठा, ठीक है, ओके, मतलब हेल्दी, ठीक, डोमिनेंट टाइप, थोड़ा सा गुंडा टाइप, ये भी कह सकते हो, है ना, ओके। आपको बोला यहाँ से हटो, ठीक है, आपका पेंसिल यूज़ कर लेगा, आपका कॉपी में लिखेगा, ये चीज़ें करता है ना, तो वही चीज़ है इम्पेरियलिज्म। तो वहाँ पे सिंपल से एक पावरफुल कंट्री किसी दूसरे कंट्री पे अपना कंट्रोल जमाता है, उसके रिसोर्सेस। जैसे इंडिया पहले क्या था, सोने की चिड़िया, है ना, तो आज कहाँ रहा, तो लूट के चलेगा, है ना, चीज़ें। ठीक है, समझ रहे हो, तो वही चीज़ें हैं, है ना। उन्होंने, ब्रिटिश ने अभी इंडिया के साथ साथ यही किया। ठीक, उन्होंने इंडिया के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक को कंट्रोल कर लिया। ठीक, ओके। आफ्टर क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन मोस्ट ऑफ इंडियन प्रिंसेस स्टेट came under British control. Throughout India came under the one administration. The British continue to exploit Indians. This increased dissatisfaction and strength nationalism. देखो, बात है कि क्वीन विक्टोरिया के प्रोक्लेमेशन के बाद लगभग सारी प्रिंस स्टेट ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गई। ठीक है, इससे इंडिया में एक एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आ गया। एक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आ गया मतलब लोग एक हो जाएंगे, है ना। लेकिन ब्रिटिश का मेन एम क्या था? इंडिया का हेल्प नहीं करना, उनकी रिसोर्सेस को एक्सप्लॉयटेशन करना, यूज़ करना। इसी वजह से लोगों ने ब्रिटिश के खिलाफ गुस्सा बढ़ने लगा, धीरे धीरे नेशनलिज्म की फीलिंग स्ट्रांग होने लगी। ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा हम लोग जानते हैं क्यों जागा, कोई तो रीज़न होगा, है ना, गुस्सा क्यों जागा। तो है आपका कुछ चीज़ें, कुछ एक्ट, कुछ लॉज जो हर साल बिहार बोर्ड में अब 2 नंबर 1 नंबर के लिए बिल्कुल रेडी हो जाओ। सबसे पहला लॉज की बात करें, एक्ट की बात करें, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। फटाफट से इसको कॉपी में लिखो। डेट 1878, डेट लिखते चलो, बाद में ये ना बोलना कि हमको अलग से शीट प्रोवाइड कर दीजिए, डेट शीट, है ना। चीज़ें आप खुद करो, करा रहे साथ में ना, करो। ठीक, ओके। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बात कब की? 1878, 2 बार मन में बोलो, 1878। इसको पास कौन किया था? लॉर्ड लेटन फटाक से इन्होंने ये एक्ट पास किया। डेट इंपॉर्टेंट, बंदा इंपॉर्टेंट। आखिर क्यों, क्या रीज़न था? टू कंट्रोल न्यूज़पेपर पब्लिश इन इंडियन लैंग्वेजेस। अगर इंडियन लैंग्वेजेस में अगर न्यूज़पेपर पब्लिश होने लगा तो लोग समझ जाएंगे, जान जाएंगे, पढ़ लेंगे कि आखिर ब्रिटिश सरकार क्या कर रही है उनके खिलाफ। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि काम करो, एक एक्ट लाते, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। किसमें बेसिकली किसने पास किया? लॉर्ड लेटन ने 1878 में। उन्होंने ये किया कि इंडियन लैंग्वेज में अब जो चीज़ें पब्लिश होगा उसको कंट्रोल करेंगे, कहीं हमारे खिलाफ तो नहीं लिख रहा है। ओके, इसके इफेक्ट में क्या होगा? इससे क्या होगा? जो फ्रीडम लोग चाह रहे थे, फ्रीडम ऑफ प्रेस, एक तो इसके इफेक्ट में जो रिस्ट्रिक्ट हो गया, जो हमारा प्रेस फ्रीडम है ना। ओके, आज तो इतना फ्रीडम है कि क्या ही बोले, खैर इनका नाम ही नहीं लेना बेटर रहेगा, आज की प्रेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके, तो रोक लगा दिया गया फ्रीडम प्रेस पे। ठीक, ओके। नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर वर उनको सस्पेंड करा दिया गया, सप्रेस्ड करा गया। मतलब जो चीज़ें छापते हैं
देशभक्ति के खिलाफ या फिर नेशनलिस्ट चीज़ों को छापते हैं उनको दबा दिया गया। और पब्लिक एंगर इंक्रीज, इससे क्या हो, लोग गुस्साएंगे। ठीक है, आप अगर कल को कोई पेपर पढ़ रहे हो, ठीक है, वो सच दिखा रहा है, सरकार उसको बंद कर देता है, आप गुस्साते हो कि नहीं? ठीक है, गुस्साते हो, हाँ शायद कुछ लोग। चलिए, अब अगर एग्जाम में दे दे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है, तो आप इतना पॉइंट लिख दोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन चल जाएगा, मैंने ये वर्ड इस्तेमाल किया। अगर अच्छा नंबर चाहिए तो क्या आपको दिमाग में रखना चाहिए, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है वो 1878 को आया, पास किया लॉर्ड लेटन ने, ताकि कंट्रोल कर सके इंडियन न्यूज़पेपर। ठीक है, जो पब्लिश न्यूज़पेपर उसको कंट्रोल कर सके। हाईलाइटेड वर्ड हाईलाइट कीजिएगा, इन इंडियन लैंग्वेज। इसका सिंपल सा एम ये था कि सप्रेस कर सके, ठीक है, या फिर जो भी लोग दबाना चाह रहे हैं या फिर खिलाफ बोलना चाह रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को, उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। उस पर अलग अलग तरीके के फाइल्स किए जाएंगे, है ना, उन सब पेजेस पे। ठीक, ओके। और लेकिन इस एक्ट को बाद में रिपेल कर लिया गया, हटा दिया गया लॉर्ड रिपन द्वारा इन 1882। ये ऑब्जेक्टिव के तौर पे पूछेगा, लेकिन सब्जेक्टिव में इतना ही याद रखिएगा। इसके एक एग्जाम्पल है जो बहुत बार आपके बिहार में पूछता है कि अमृता बाजार पत्रिका, जब ये प्रेस एक्ट आया तो ये जो पब्लिशर है, ये जो है, इन्होंने अपना बेसिकली लैंग्वेज शिफ्ट कर लिया, क्योंकि ये इंडियन लैंग्वेजेस का था, है ना, तो इन्होंने क्या कर लिया, इंग्लिश में शिफ्ट कर लिया। कौन? अमृत बाजार पत्रिका, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। ये बंगाली से इंग्लिश में आया, यानी अमृता बाजार पत्रिका बंगाली से इंग्लिश में आ गया। तो ये पूछता है कि इसके एग्जाम्पल कि इनमें से कौन सा न्यूज़पेपर है जो बेसिकली अपना रातों रात अपना लैंग्वेज चेंज किया, क्वेश्चन है, ठीक है, बिहार बोर्ड का। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में अमृता बाजार पत्रिका जो है अपना लैंग्वेज चेंज किया बंगाली से इंग्लिश, ताकि ये इस एक्ट को अवॉइड, इस एक्ट से बचने के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट एक्ट आर्म एक्ट, डेट लिखते चलो, इंपॉर्टेंट है, ये आया था आपका 1879। अब देखो तुम सीक्वेंस चलते चलो, 1878 में ये हुआ, ठीक है, एक लिखा, फिर दूसरा लिखो आपने आर्म एक्ट, ये भी लॉर्ड लेटन ने पास किया। ऑब्जेक्टिव पॉइंट बिहार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपकमिंग जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम बहुत बार पूछता है कि आर्म्स एक्ट कब आया, किसने लाया, चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इस एक्ट में क्या था कि इंडियन कुड नॉट कीप और कैरी आर्म्स विदाउट द गवर्नमेंट लाइसेंस। सिंपल सा बात है कि इस एक्ट के तहत कोई भी इंडियन, ठीक है, ना तो वो कैरी कर सकता है, ना तो वो रख सकता है कोई भी चीज़ें, किसे, जैसे बंदूक वगैरह हो गया, ये सब चीज़ें नहीं रख सकता है, ठीक है, ओके। लेकिन जो यूरोपियंस थे उनके पास ये सब, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था, सिर्फ इंडियंस के लिए था। बेसिकली अनफेयर था, है ना, भेदभाव किया गया, इससे लोग और गुस्सा हुए, और ये हेल्प क्या किसमें, नेशनलिज्म या नेशनलिस्ट मूवमेंट में, या नेशनलिज्म मूवमेंट में, किसके अगेंस्ट, ब्रिटिश रूल्स के अगेंस्ट। दूसरा रूल हमने पढ़ा आर्म्स एक्ट, ठीक, ओके। थर्ड उन्होंने एक बिल लाया 1883, लिखते चलो, इंपॉर्टेंट है, डेट इंपॉर्टेंट है, बिल इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा कि ये अल्बर्ट बिल किसने लेकर आया। अल्बर्ट बिल लॉर्ड रेपॉन ने लेकर आया, लॉर्ड लेटन 2, ये तीसरा लॉर्ड रिपॉन, ठीक, ओके। इसमें बेसिकली क्या था कि दिस बिल सेड इंडियन जज कुड हेयर केस अगेंस्ट यूरोपियन पीपल, द ब्रिटिश पीपल डू नॉट like this bill and protest against it, so the bill was changed. It showed that British did not treat Indian equally. इस बिल में ये हुआ था कि इसमें जो है, ठीक है, एक जजेस जो होंगे वो इंडियन जजेस वो यूरोपियन पीपल के केसेस को सुन पाएंगे, उनके कुछ भी केस वगैरह हो उन लोग सुन पाएंगे, ठीक है, इंडियन जजेस, ठीक। लेकिन ये बात यूरोपियन पीपल को अच्छा नहीं लगा कि हम लोगों का केस कोई इंडियन सुनेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उन्हीं लोगों ने छेड़ा था, ठीक है, ठीक। तो ये क्या हुआ, एक अनइक्वली तरीके से ट्रीट किया गया। तो यहाँ से भी लोगों के अंदर क्या जागा, एक तो मेरे ही देश में रह रहे हो, ऊपर से हम लोगों को कोई चीज़ है, ठीक है, कोई चीज़ एक ओहदा मिला है, ठीक है, उसमें भी बोल रहे हो कि नहीं तुम लोग का बात नहीं सुनेंगे, इन लोग से हायरिंग नहीं सुनेंगे, इन लोग के अंदर नहीं जाएंगे। तो ये क्या हुआ, अनइक्वली ट्रीट हुआ ना। तो इसीलिए क्या हो गया, यहाँ से भी नेशनलिज्म की फीलिंग बढ़ना स्टार्ट हो गई। इंपॉर्टेंट डेट
और ये तुमको लिखने भी दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। देन 4th नंबर, ये आपके SCERT अगर खोलोगे ना पेज, तो ये एक पेज में और बिहार बोर्ड वहीं एक पेज से अलग अलग तरीके से हर साल क्वेश्चन बनाता है। तो ये नोट्स पढ़ लोगे, इससे बाहर कुछ क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट कब आया? इंपॉर्टेंट है, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट कब आया? 1899 की बात कर रहा है। कब पास हुआ? कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट 1899 पास बाय लॉर्ड कार्जन। इंपॉर्टेंट है ये बंदा, लॉर्ड लेटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कार्जन, बहुत सारे आएंगे। ठीक है, तो इनका नाम याद रखना कौन क्या ला रहा है, क्योंकि ये बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछ चुका है। इसमें आखिर क्या था इस एक्ट में ये था कि रिड्यूस द नंबर ऑफ इंडियन मेंबर्स इन कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जो मेंबर्स हैं, ठीक है, जो भी जितने भी मेंबर्स हैं उसमें से इंडियन मेंबर्स को के नंबर को कम कर देना। इससे क्या होगा कि ज़्यादा लोग ब्रिटिशर्स के होंगे तो ज़्यादा कंट्रोल मिलेगा उनको, है ना। ओके, इसके और ऑब्वियसली बात है इंडिया अपोज तो करेंगे, है ना, क्योंकि उनका राइट्स है जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी आपका जो पंचायत राज हो या फिर अर्बन, है ना। ओके, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, यहाँ तो फिलहाल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बात हो रही है, इसमें इंडिया का क्या राइट्स जो है वो कम किया जा रहा है ना। ओके, तो इस एक्ट में बेसिकली क्या था, इतना तुमको दिमाग में रखना है कि ये एक्ट आया था 1899 में, लॉर्ड कार्जन लेके आया था कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट। ठीक है, इसको किस तरीके से, कॉरपोरेशन से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ये याद रखोगे, इससे याद भी रहेगा, है ना। ओके, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में कि नंबर ऑफ इंडियंस को कम किया जाए, मेंबर्स जो थे उनको कम किया जाए, ज़्यादा किसके लिए किया जाए, ब्रिटिशर्स, ताकि कंट्रोल कर सके। ठीक है, तो ये भी एक लॉज आया जिसके कारण देशभक्ति क्या जागा, है ना। ओके, आंखें खुला। इसके बाद एक एक्ट आता है इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट। कब आया? 1904। डेट के साथ लिखते चलो, काम देगा एग्जाम में। ये जो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट है, सब्जेक्टिव नहीं पूछा, बस तुम समझ तो जाओ आखिर होता क्या है, तब तुम कुछ भी लिख सकते हो उससे रिलेटेड पॉइंट्स। ये आया सबसे पहले आपका 1904 में। कौन? इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट। कौन पास किया? लॉर्ड कार्जन। देखा आपने, लॉर्ड कार्जन ने एक तो कलकत्ता कॉरपोरेशन एंड आपने अभी पढ़ा यूनिवर्सिटी डिवीज़न ऑफ बंगाल, हो सकता है आगे पढ़ो, ठीक है, क्योंकि मैं ये सेकंड आगे पढ़ने वाले हूँ, क्योंकि मैं कल एक वीडियो शूट किया था, हाँ अब कंटिन्यू कर रहा हूँ दूसरे जगह करके रिकॉर्ड करने में, है ना। ओके, तो फोकस कर रहे हो कि कौन क्या पास कर। एक तुम सिंपल सा लिस्ट बना लो, सिंपल सा, कौन एक्ट कब आया, कौन लीड किया, डेट, लीडर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आगे तक आएंगे गांधी जी ने क्या क्या किया, एक डेट शीट तुम्हारे पास रेडी हो जाएगा, है ना। ओके, इनमें इस एक्ट में क्या एम था? सबसे पहले इंक्रीज द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर यूनिवर्सिटीज़। जितने भी यूनिवर्सिटीज़ थे उसमें ब्रिटिश का कंट्रोल ज़्यादा करना, बढ़ा देना। ठीक है, अगर कंट्रोल यूनिवर्सिटीज़ में कर लेगा तो स्टूडेंट कुछ कर नहीं पाएगा, है ना। ओके, मैनेजमेंट सभी चीज़ें यही लोग डिसाइड करेगा, तो इसका अपोज करना तो बनता है ना। क्यों? फ्रीडम ऑफ यूनिवर्सिटी ये कम कर रहा है ना, और अपना स्ट्रांग बढ़ा रहा है, तो इसके भी लिए अपोज हुआ। तो ये सब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कारण पढ़ रहे हैं, जिसके कारण से ये चीज़ें, ये फ्रीडम या इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया पॉसिबल हो पाया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए, देन एक बहुत इंपॉर्टेंट है पार्टीशन ऑफ बंगाल। कब हुआ? 1905 की बात करें, इन्होंने बंगाल का डिवीज़न किया। कब? डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत बहुत, बता दे बहुत मतलब बहुत, बोल देगा पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ? 1905। किसके द्वारा? लॉर्ड कार्जन द्वारा। देखा, लॉर्ड कार्जन लगातार 3 चीज़ इनके बारे में पढ़े, है ना। ओके, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल 2 नंबर में दे भी देता है, क्या समझते हैं किसने किया? 1905 में हुआ, लॉर्ड कार्जन ने। बेसिकली किस हिस्से में डिवाइड किया? आने वाला ऑब्जेक्टिव, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल में बेसिकली डिवाइड कर दिया, है ना। क्या बोल करके डिवाइड किया? कि बेटर एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। मतलब एक रहता है तो कम संभालने मुश्किल होता है, एक काम करते हैं आधा आधा कट कर देते हैं, तब जा करके हम लोग अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन चला सकते हैं। ये चीज़ें क्या, लेकिन इंडिया, बट मैनी इंडियंस बिलीव दैट इट वॉज डिवाइड हिंदूज एंड मुस्लिम। लेकिन बहुत सारे जो इंडियंस उनको बिलीव था, नहीं, ये डिवाइड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नहीं कर रहा है, हिंदू मुस्लिम को अलग अलग करने के लिए कर रहा है। ठीक है, अगर अलग करेगा तो फिर
एक दूसरे से लड़ा देगा, इनका काम आसान हो जाएगा। यही तो करते हैं ना डिवाइड एंड रूल, हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे, है ना। ये क्वेश्चन पूछता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कौन सा रूल अपनाता है, डिवाइड एंड रूल। पहले डिवाइड करो फिर रूल करो, है ना। ओके, आज भी देखते होगे एक दूसरे के खिलाफ भड़का देता है, देन फिर दोनों पे ही रूल कर देता है। सबको लग रहा है कि ये मेरे साथ है, उसको लग रहा है मेरे साथ है, लेकिन रहता किसी के साथ नहीं है ना। ओके, पीपल, लोग जो है स्ट्रांगली इस पर अपोज किए, है ना। ओके, इसके बाद इन्होंने क्या स्टार्ट किया, आपका स्वदेशी मूवमेंट, मतलब अपना देश, ठीक है, मतलब स्वदेशी, है ना, अपने देश की चीज़ें हम लोग इस्तेमाल करेंगे। बॉयकॉट, जितने भी बॉयकॉट मूवमेंट स्टार्ट हो गया, किस तरीके से, वो सब चीज़ें पढ़ने वाले। पार्टीशन ऑफ बंगाल ज़्यादा दिन तक टिका नहीं, 1911 को कैंसिल कर दिया गया। इंपॉर्टेंट है, पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ, कैंसिल कब हुआ, दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिक्स, है ना। ओके, लॉर्ड हार्डिंग द्वारा ये किया गया, पूछा नहीं है बट मैं तुम्हें डिटेल बता रहा हूँ, क्योंकि देखो पार्टीशन ऑफ बंगाल किसने किया ये पूछा, तो हो सकता है कैंसिल किसने किया वो भी पूछे, पॉसिबिलिटीज, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन, है ना, बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, क्योंकि इंडिया ने अपोज किया था, है ना, स्वदेशी मूवमेंट, कि हम तुम्हारा सामान, तुम्हारी यूनिवर्सिटीज़ नहीं जाएंगे, ठीक है। ओके, इसलिए जितने भी इंडिया में बात करें, बॉयकॉट स्टार्ट हो गया था। अब कोई भी प्रोडक्ट है उसका मार्केट में बॉयकॉट स्टार्ट हो जाए तो वो चाहेगा, तो वो क्या करेगा, एक काम करते, ठीक है एक काम करते, कैंसिल कर देते, तो 1911 को कैंसिल कर दिया गया। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आगे जा करके जब तुम पढ़ोगे हिस्ट्री आगे और अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में या फिर 10th 11th 12th लेवल में अगर जाओगे तो और आगे कंटिन्यू चीज़ें पढ़ेंगे। अभी सेक्शन वाइज पढ़ रहा हूँ, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ओके, जब ये चीज़ें हुआ तो यहाँ ने इन्होंने ब्रिटिश ने क्या किया, कैपिटल को शिफ्ट किया। पहले कहाँ था, कलकत्ता से लेकर के दिल्ली चले गए। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक नहीं पूछा लेकिन आपके सीआरटी में मेंशन है ये लाइन कि द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश वॉज शिफ्टेड फ्रॉम, कलकत्ता में था लेकिन इस इंसिडेंट के बाद बेसिकली कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दी। इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, समझे, चलिए। और जैसे बॉयकॉट मूवमेंट हुआ, जैसे यूनिवर्सिटीज़ एक्ट आया, उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सी चीज़ आपको बता देते हैं, आपकी बुक में है लेकिन वो चीज़ एक्स्ट्रा में है, लेकिन हम बता रहे हैं आपको चीज़ें। जैसे यूनिवर्सिटीज़ बना, ठीक है, यूनिवर्सिटी एक्ट आया, तो जैसे बॉयकॉट मूवमेंट स्टार्ट हुआ, अब क्या हुआ, स्टेबलाइज स्टार्ट हो गया। इंडिया में जितने अलग अलग अभी आप यूनिवर्सिटीज़ देखते होंगे, जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, काशी यूनिवर्सिटी, बहुत सारे जितने यूनिवर्सिटी, इंडियन यूनिवर्सिटी, ये सब स्टार्ट हो गए। ताकि क्यों, क्योंकि हमें बॉयकॉट करना था, है ना, उनकी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं जाएंगे, है ना, उनके साथ काम नहीं करेंगे, है ना, ये सब चीज़ें चला, है ना। तो ये सब चीज़ें, ये सब आया यहाँ से, ठीक। ओके, एक 7th में बात करेंगे, सेडिटियस मीटिंग एक्ट। इसमें क्या हुआ, इस एक्ट में बस समझते चलो क्या है, कब आया, 1907 में है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया, सिंपल सा ये एक्ट का मतलब ये था कि रिस्ट्रिक्ट पब्लिक मीटिंग। पूछ देगा इनमें से कौन सा एक्ट, क्योंकि देखो मार्शल एक्ट के बारे में पूछता है जो पंजाब में लगा था, है ना, तो इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, तो अभी पढ़ेंगे उसके बारे में। ये जो एक्ट आया, इस मीटिंग के तहत, इस एक्ट के तहत कि आप पब्लिक मीटिंग नहीं कर सकते, अगर करना भी हो तो परमिशन लेना होगा। अब मान लो कोई राजा है, ठीक है, मान लो, हाँ, अगर उसके खिलाफ तुम प्रदर्शन करोगे तो वो क्या इजाज़त देगा, नहीं देगा, है ना। तो लेकिन इन्होंने बोला कि नहीं, तुम कुछ भी मीटिंग करो, जो भी करो, परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। क्या इससे क्या होगा, वो लोग चाह रहे थे कि अगर हम ये चीज़ें कर देंगे तो उनके खिलाफ जो आंदोलन जो होने होगा, जो प्लानिंग होगा, वो चीज़ नहीं होगा, ठीक है, देख रहे हो। ओके, देन 8 नंबर में इंडियन प्रेस एक्ट, भाई डेट बहुत बार आ चुका है, इसको ज़रूर याद रखना, है ना। ब्रिटिश गवर्नमेंट, इन्होंने बेसिकली किसके लिए, कंट्रोल न्यूज़पेपर्स एंड प्रेस। इस एक्ट के तहत कोई भी न्यूज़पेपर, है ना, पब्लिश नहीं कर सकता आर्टिकल, किसके अगेंस्ट, ब्रिटिश रूल्स के अगेंस्ट, है ना। ये सब चीज़ें अभी लाइव में तुम देख पा रहे होगे अगर तुम्हारा आँख खुला हो तो, है ना। ओके, अगर तुम बस जो चीज़ पढ़ रहे हो बस पढ़ ही रहे हो, ये सब चीज़ें तुम अपने सोसाइटी में भी देख पाते हो। तुम किसी पे सवाल, उसके अपोजिशन में ही छोड़ो, हटाओ, अपोजिशन बहुत अलग बात है, तुम उस किसी को पक्ष में भी नहीं बोल रहे, बस तुम एक सवाल पूछ रहे हो तो तुम्हारे वीडियोस हटा दिए जाते होंगे, तुमको ही हटा दिया जाता होगा, है ना, कोई ज़्यादा बोला तो उसी को साफ कर दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं, तभी भी है, बहुत सालों से ऐसा नहीं किए, बहुत ये तो चलता आ रहा है, ठीक है। ओके, अगर ये सब चीज़ें ना हो तो फिर फ्रीडम नेशनलिज्म कब जागेगा, है ना। ओके, ठीक है, सिक्योरिटी, मनी, ये सब चीज़ें
रखते थे, है ना। अगर कोई कर भी देता था उस पर केस कर देता था कि अच्छा तुमने मेरे खिलाफ लिखा, लो अब तुम्हारा न्यूज़पेपर गया। तो ये सब चीज़ें हैं, ताकि इससे क्या हो गया, फ्रीडम ऑफ प्रेस तुम्हारा क्या हो गया, कम हो गया, है ना, रिड्यूस कर दिया गया। ये सब चीज़ें हैं जो 1910 में भी होते थे, है ना। चलिए अब आते हैं क्या, डेवलपमेंट। अभी हमने एक्ट के बारे में पढ़ा, अब डेवलपमेंट एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ कम्युनिकेशन की बात करेंगे। इनके पीरियड में, ब्रिटिश पीरियड में इंपॉर्टेंट बंदा लॉर्ड डलहौजी, इंपॉर्टेंट है, फटाफट से। लॉर्ड डलहौजी ने क्या इंट्रोड्यूस किया, रेलवे। पूछता है कि रेलवे, पहले तो तुमसे ये पूछेगा कि रेलवे कब से कहाँ से, इंडिया में कब से, मुंबई से लेकर के थाने तक चला, कितना किलोमीटर चला, सब चीज़ें तुम्हें बताएंगे। ये जो आपके जियोग्राफी चैप्टर नंबर 4 में है, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, है ना, याद है, ज्योग्राफी SCRT, उसमें हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। हाँ, किस एरिया का सड़क में सबसे ज़्यादा पक्का सड़क है, कच्चा सड़क है, कहाँ पे सड़क नहीं है, कहाँ पे रेलवे स्टेशन ही नहीं है, कहाँ पे रेलवे स्टेशन, कौन सा रेलवे स्टेशन का क्या कैरेक्टर है, हेडक्वार्टर है, ये सब चीज़ें चैप्टर नंबर 4 SCRT में पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन वाला, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन एक अलग चैप्टर है, ठीक, ओके। टेलीग्राफ हो गया, पोस्टल सर्विसेज हो गया, पोस्टल सर्विसेज कब से स्टार्ट हुआ, किससे स्टार्ट हुआ, ये सब चीज़ें, इनके बारे में डिटेल हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, है ना, ओके। बेटर रोड ट्रांसपोर्ट, ये सभी चीज़ें किसने स्टार्ट किया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इनमें से, जैसे पूछेगा कि लॉर्ड डलहौजी ने क्या स्टार्ट किया, तो ये ऑप्शन में सबसे ज़्यादा ये ऑप्शन, रेलवे एंड टेलीग्राफ एंड आपका बेसिकली पोस्टल सर्विस। 3 पूछता है कि पोस्टल सर्विस इसमें से किसने स्टार्ट किया, तो लॉर्ड डलहौजी इंपॉर्टेंट है, ठीक, ओके। इस फैसिलिटीज़ से क्या इंडिया को फ़ायदा मिला, हाँ बिल्कुल मिला। क्यों, क्योंकि देखो, अगर कोई एक शहर में कोई दूसरा शहर में है तो कनेक्ट करना आसान हो पाया, अलग अलग स्टेट से कनेक्ट होना। न्यूज़पेपर, न्यूज़ जो है, कहीं कुछ हो रहा है तो वो आंदोलन आप तक पहुंच जा रहा है, किसकी मदद से, कम्युनिकेशन की मदद से, है ना, ओके। लोग एक दूसरे की हेल्प कर पा रहे, कम्युनिकेट पा रहे, तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म। वो लोग तो अपने काम के लिए किया था, लेकिन फ़ायदा हमारा भी हो गया। चलिए अब बात करते हैं इंग्लिश एजुकेशन एंड नेशनलिज्म। इनका भी बहुत बड़ा रोल रहा हमारे इंडिया को इंडिपेंडेंट दिलाने में। हालांकि ये लोग अपने ऐसा नहीं चाह रहे थे, हमारे भलाई के लिए नहीं चाह रहे थे, है ना, इनका रोल तो अलग था, शोषण करना, लूटना। लेकिन हमने क्या सीखा, इंग्लिश एजुकेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। कैसे, इन्होंने पढ़ाया किसके बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में। तब हम लोग जाने, है ना, डेमोक्रेसी क्या होता है, लोगों का अधिकार क्या होता है ना, ठीक, इक्वालिटी के बारे में, मॉडर्न लॉज के बारे में, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में जब बताया गया, तो आइडिया है यार, जब वो लोग ले सकते तो हम लोग क्यों नहीं। क्योंकि हम लोग देखें, अगर आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा है ना, इससे पहले रशियन रेवोल्यूशन पढ़ा, बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन से ही तो हम लोग सीखते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल, अभी रीसेंट एग्जांपल अगर लेके चलोगे तो हम लोग बोलते हैं जेन ज़ी मूवमेंट, ये कहाँ से आया, तो हम लोग देखेंगे रिसेंट में नेपाल में जो हुआ था, तो वहाँ से अभी भी हम लोग भी इंडिया में जेन ज़ी मूवमेंट करेंगे। ये सब देखते हो ना, तो ये कहाँ से आ रहा है, कोई ना कोई चीज़ से हम लोग सीख तो रहे हैं, है ना। तो तभी कहाँ से इंडिया में ये आया, कहाँ से, तो ये जो मूवमेंट हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये सबसे पॉजिटिव चीज़ है ना, ओके, पॉजिटिव चीज़, ऐसा नहीं कि तुम नेगेटिव चीज़ें सीख के अप्लाई कर रहे हो, है ना। जैसे कि रिसेंट में, जैसे एक प्रीतम एंड पेड्रो एक सीरीज़ आया, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज़ है। तो उसमें दिखाया गया कि बैंक को किस तरीके से लूटा, मतलब ATM को सीधे उखाड़ के लेके चल गया। रिसेंट में किसी ने उसी सीन को रियल में कर लिया। तो ये भी चीज़ें हैं, तो आप अच्छी चीज़ें ऑब्जर्व करो, अडेप्ट करो। आपके सोसाइटी में पॉजिटिव चीज़ें होंगे, नेगेटिव चीज़ें होंगे, लेकिन आपको सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें ही अडेप्ट करना है, ठीक है, समझ में आया। ये चीज़ हमेशा याद है कि आप जब भी स्कूल में पढ़ रहे हो सकते हैं वहाँ का माहौल ख़राब हो, लेकिन आप, मैं मानता हूँ माहौल में इंसान ढल जाता है, लेकिन आप खुद पे कंट्रोल रखिए, ठीक है, ओके, तब आप बहुत अच्छा चीज़ें कर सकते हैं लाइफ में। अगर उस माहौल में घुल गए तो फिर आप भी उसमें शामिल हो जाएगा, ठीक है, ओके। बहुत एक चीज़ें वॉर, इंडिपेंडेंट के बारे में पढ़ाया गया, तो इनको क्या हुआ, बेसिकली जागरूक हुए, है ना। बहुत सारे ग्रेट थिंकर्स थे, है ना, रूशो हो गया, ये सब बेसिकली इंस्पायर्ड थे किससे, इंडियन फ्रीडम फाइटर से, इक्वालिटी, जस्टिस, ये सब चीज़ें हेल्प किया स्ट्रॉन्ग करने में, इंडिया को मजबूत बनाने में, एक करने में, ठीक, ओके। हमने अब तक पॉलिटिकल फैक्टर्स पढ़ा, इतने सारे फैक्टर्स पढ़े, कहीं से भी क्वेश्चन बन जाएगा। अब आते हैं कुछ रिलीजियस फैक्टर, है ना। देखो,
रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया, है ना। अगर कोई चीज़ नहीं आता ना तो यही लाइन लिख देना कि जैसे पॉलिटिकल रिफॉर्म मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। होता है ना, हमें कोई आंसर नहीं आता तो एक पहला लाइन तो यही लिख देते हैं उस तरीके से। जैसे बहुत सारे रिलीजियस रिफॉर्मर थे, है ना, किसके जो सोसाइटी में बुराई हो रहा है उनके खिलाफ, है ना, वो क्या इंकरेज करते थे, इक्वालिटी, यूनिटी एंड नेशनल प्राइड। जैसे राजा राम मोहन राय, बहुत इंपॉर्टेंट, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, सबके बारे में आएगा भी इसी चैप्टर में आएगा, सबके एक एक सेक्शन आएंगे। जैसे देवेंद्र नाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी आपका दयानंद सरस्वती, रामकिशन परमहंस, तो ये सब आपके नाम हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा या 1 2 3 ये 3 बंदे के बारे में अक्सर क्वेश्चंस आते हैं। राजा राम मोहन राय ने क्या क्या था, तो सबसे पहले तुम्हें याद रखना है कि ये सब जो आपको क्या है, रिलीजियस रिफॉर्मर है। एक क्वेश्चन बना देगा विच ऑफ द फॉलोइंग, या इनमें से कौन सा रिलीजियस रिफॉर्मर है, ठीक है, और इसमें से कौन सा नहीं है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाए। इसमें जैसे दे देगा कोई, किसी का भी नाम दे देगा, फॉर एग्जांपल किसी का भी, तो आपको ऑलरेडी इनके नाम मालूम होने चाहिए ताकि आप उनको एक्सक्लूड कर सको, हाँ ये नहीं है, ठीक, ओके। चलिए अब आते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ यूरोपियन स्कॉलर्स। थोड़ा सा अब क्या कॉन्ट्रीब्यूट रहा यूरोपियन स्कॉलर्स का इंडिया को आज़ाद दिलाने में। जैसे विलियम जॉन्स हो गया, है ना, मैक्स मिलर हो गया, ये भी जो स्कॉलर्स थे, यूरोपियन स्कॉलर्स थे, इनका भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया, ट्रांसलेट किया, जो इंडिया के पुराने बुक, एंशियंट बुक है, रिलीजियस बुक है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, है ना, ओके। और ये क्या हुआ, ये हेल्प किया इंडिया को रियलाइज़ करने में कि उनका कल्चरल कितना ग्रेट है, उनका रिलीजन कितना ग्रेट है, ये सब चीज़ें समझ पाए, ठीक है। एक तो पढ़ना भी सिखा दिया, और इन्होंने इनके जो बुक है, ठीक है, एंशियंट बुक हो गया, जो भी रिलीजियस बुक हो गया, उनको बताया गया कि आपके रिलीजन में ये चीज़ें हैं कि एक साथ रहना चाहिए, है ना, एक यूनाइट होना चाहिए, देश के प्रति प्यार होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हेल्प किया, है ना। क्या प्रमोट हुआ इस रिजल्ट से, यूनिटी, इक्वालिटी, फ्रीडम, ये सब चीज़ें, और क्या हुआ, हमारा नेशनलिस्ट फीलिंग जो है और भी स्ट्रांग होते जा रहा है, ठीक है। देख लो वहाँ इतने सारे पॉलिटिकल, अभी हमने फिर रिलीजियस देखा, फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ सोशल, जो यूरोपियन स्कॉलर्स थे उन्होंने भी इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया। जब इतने सारी चीज़ें हुई, लोग जब इकट्ठा होने लगे तो कुछ ना कुछ फॉर्म होगा, तब फॉर्म हुआ आपका फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा कब फॉर्म हुआ, है ना, ओके। द राइज ऑफ नेशनलिज्म फाइनली लीड टू फॉर्मेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको शॉर्ट में INC बोलते हैं। अभी का कांग्रेस तभी का कांग्रेस में बहुत डिफरेंट है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, इस बात को याद रखें। एंड अभी होता है कोई, है ना, जैसे इसके सपोर्ट नहीं करते तो अभी स्किप कर देंगे, आप ये मत भूलिए, मतलब कि ये चीज़ें मत लेके चलिए कि अभी के कांग्रेस की बात हो रही है, ये तभी, ठीक, ओके। चलिए क्या बना पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC, कब, 1885, ठीक, ओके। इनिशियली कांग्रेस का डिमांड ये था कि आप काम करो, कुछ रिफॉर्म्स लाओ, आपने जो चीज़ें किया है कुछ चेंजेस लाओ, है ना, ओके। आपने इतने सारे जो पॉलिसीज़ बनाए हैं हमारे खिलाफ, है ना, तो ये सब जो कर रहे हैं, एक काम कीजिए, कुछ आप इसमें चेंजेस लाइए, है ना, ओके। फिर धीरे धीरे चीज़ें हुआ तो कांग्रेस बिकम अ मेन ऑर्गेनाइजेशन लीडिंग फ्रीडम मूवमेंट। फिर धीरे धीरे जब देखा चीज़ें नहीं हो रहा तो ये ऑर्गेनाइजेशन लीड करने लगा, कौन, कांग्रेस। कुछ प्रोमिनेंट लीडर थे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल एंड लाला लाजपत राय, ये क्या प्रोमिनेंट लीडर थे। इनको लाल बाल पाल बोला जाता है, फटाक से नोट कर लो, ठीक है। अगर आपको बोलेगा कि इनमें से लाल बाल पाल कौन है, तो ऑप्शन में तीनों रहेगा, ऑल ऑफ दिस का ऑप्शन रहेगा। अगर बोलेगा कि इनमें से लाल बाल पाल में से पाल क्या है, तो पाल आपका ये कौन सा हो जाएगा, बिपिन चंद्र पाल, ठीक है, ओके। ये बाल गंगाधर तिलक, और लाल मतलब लाला लाजपत राय, ऐसे भी क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है, ओके। ये आपके प्रोमिनेंट लीडर्स थे। अब आते हैं कुछ चीज़ें, अब हो रहा है क्या, हम लोग वर्ल्ड वॉर की तरफ धीरे से जाने की कोशिश करते हैं। इंडिया इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की अब थोड़ा सा हम लोग टॉपिक को जानेंगे, है ना। कब से लेकर के, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918, ठीक है, 4 साल। कुछ टॉपिक है, सबसे पहले वर्ल्ड वॉर के बारे में, कहाँ से शुरुआत हुआ उसके बारे में जानेंगे। फिर इंडिया का क्या रिलेशन था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उसके बारे में जानेंगे, है ना।
कौन किसको सपोर्ट किया, इवेंट्स के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से होम रूल, किस तरीके से रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन बना, वो सभी चीज़ें हम लोग इसके बारे में जानेंगे टॉपिक बाय टॉपिक जैसे आपके CRT में है। सबसे पहले ब्रीफली चीज़ें देख लेते हैं। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बीइंग इन 1914 ऑब्जेक्टिव के लिए बिहार बोर्ड याद रखिएगा 4 साल तक कंटिन्यू चलता रहा 1914 से 1918। मेन काउजेस, मेन कारण क्या थे? एक देश जो पावरफुल देश है दूसरे कमजोर देश पे राज करना, मेन चीज़ तो यही था। अभी आज तक आपने देख रहा था, है ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन देखा आपने, है ना, जैसे यूरोप के देखे, इतने सारी चीज़ें देखें, ये सब चीज़ें आप देखते हुए आ रहे थे। कंपटीशन हो रहा था, राइवलरी हो रहा था अमाउंट किसमें? यूरोपियन कंट्रीज़ में, है ना। ओके, 2 ग्रुप अलाइंड पावर थे जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया। फिर ये लोग ज्वाइन किए, रशिया ज्वाइन 1917। फिर सेंट्रल पावर में कौन? जर्मनी आया, ऑस्ट्रिया आया, हंगरी आया, आपके CRT में इटली भी मेंशन है। ये सभी चीज़ें लोग चल ही रहा था। इस वॉर का इफेक्ट में पॉलिटिकल इफेक्ट पड़ा, इकोनॉमिकल इफेक्ट पड़ा। ऐसा नहीं कि जहाँ पे वॉर हो रहा है वहाँ पे सभी पूरे वर्ल्ड को इसका क्या पड़ा? इफेक्ट पड़ा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी वॉर चल रहा था, है ना। तो इसमें हम यहाँ तो नहीं हो रहा था, लेकिन प्रॉब्लम तो यहाँ पे भी आया। शॉर्टेज ऑफ LPG हुआ, क्राइसिस तो हुआ, पेट्रोल, ये सब चीज़ें हुआ कि नहीं? तो ये चीज़ें हैं। ऐसा नहीं कि कहीं दूसरे देश में लड़ाई हो रहा है तो हम लोग जश्न मना रहे हैं कि अरे बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक है। ओके, आज ना कल वो चीज़ें हम पे भी आना है ना किसी रूप में, ठीक। ओके, तो तभी इंडिया का क्या रिलेशन था फर्स्ट वर्ल्ड से? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ, देखो, इंडिया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलोनी स्टेट था, ब्रिटिश का गुलाम था, है ना। तो ब्रिटिशर्स ने इसका बहुत अच्छे से यूज़ किया। इंडिया में जो भी चीज़ें मनी, इंडिया का मनी, ठीक है, जितने भी सोल्जर्स थे, जवान थे, सबको चलो हम लोग का साथ दो, ठीक है। जितने रॉ मटेरियल थे, जितने भी रिसोर्स थे, इंडिया से ही तो कलेक्ट कर रहा था, ठीक है। यहीं से तो सब लोगों को उठा के लेके गया, है ना। और ये बोला, एक काम बोलो, उन्होंने बोला कि हम लोग प्रॉमिस करते हैं अगर तुमने मेरा हेल्प किया तो इस वर्ल्ड वॉर के बाद आप लोगों को हम क्या करेंगे? गवर्नमेंट बना के दे देंगे, ठीक है। ओके, सब चीज़ें बस ये झूठा दिलासा दे दिया कि आप मुझे मदद करो, ठीक है, हम आप लोगों को मदद करेंगे इस वर्ल्ड वॉर के बाद, ठीक है। ओके, सिंपल से ये सभी चीज़ें जो भी तब क्या करें, तो ठीक है, काम करते, चलो तुम लोग को मदद कर देते, क्या यही सब चीज़ें हुआ। फिर क्या हुआ इवेंट में? जैसे बहुत सारे न्यू पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल कंडीशंस इंडिया में आए जो बेसिकली डेवलपमेंट में हेल्प हुआ, यानी देश के प्रति नेशनलिज्म को और स्ट्रांग बनाया। कैसे? सपोर्ट टू ब्रिटेन। देखो, इनिशियली स्टार्टिंग में जैसे महात्मा गांधी हो गए, बाल गंगाधर तिलक हो गए, ब्रिटेन को सपोर्ट किए इस होप से, इस उम्मीद से कि इसके बाद तो इंडिया को आज़ाद कर देगा, है ना, अपना गवर्नमेंट तो मिल जाएगा इस वॉर के बाद। इन्होंने बेसिकली सोचे कि चलो ठीक है, मदद कर देते हैं, है ना। ओके, लेकिन और क्या हुआ? राइज इन टैक्सेस एंड प्राइसेस। जैसे वर्ल्ड वॉर चल रहा है, इन्हें पैसा की ज़रूरत है, तो इन्होंने क्या किया? जो भी ये वॉर है तो एक्सपेंस होने लगा, तो एक काम करते हैं, इन्होंने टैक्सेस इंक्रीज कर दिया गया, है ना, टैक्सेस बढ़ा दिए गए, है ना। जो भी डेली चीज़ें थे उनके प्राइसेस को बढ़ा दिए गए, है ना। और लोग जूझते रहे इन्फ्लेमेशन से और इकोनॉमिक हार्डशिप आ गया पूरे वर्ल्ड में, सभी अलग अलग जगह। फिर क्या हुआ? होम रूल मूवमेंट स्टार्ट हुआ 1915 से 1917। इंपॉर्टेंट है ये, बेसिकली किससे इंस्पायर्ड होकर? आयरलैंड से इंस्पायर होकर। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मतलब देख लो ध्यान से, आपसे पूछेगा कि इनमें से किस कंट्री से होम रूल स्टार्ट किया गया इंस्पायर्ड होकर के, है ना। ओके, जैसे जैकोबियन क्लब टीपू सुल्तान ने इंस्पायर होकर बनाया था, है ना। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, तो दिमाग में ये बात नहीं रिमाइंड हो रहा है तो तुम लेक्चर्स ज़रूर अच्छे से नहीं देख रहे हो, है ना। अगर हो रहा है मतलब क्लासेस तुम रेगुलर कर रहे हो। देखो, मैं कभी भी कोई भी चैप्टर अगर कनेक्टेड रहेगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि हाँ, इससे ये चीज़ रिमाइंड कर सकते हो, है ना। तो देखो, होम रूल मूवमेंट स्टार्ट हुआ, कौन? एनी बेस्ड एंड आपका बाल गंगाधर तिलक, ठीक। ओके, इस बात को याद रखिएगा, इन्होंने बेसिकली लीड किया, इस मूवमेंट को चलाया। इंपॉर्टेंट कब? 1915 से 1917। क्या डिमांड कर रहे थे? सेल्फ गवर्नमेंट हो, मतलब अपना गवर्नमेंट हो, अपना रूल हो, ठीक। तो पूछता है कि होम रूल मूवमेंट किसने स्टार्ट किया? या तो एनी बेस्ट ऑप्शन में रहेगा, या आपके बेसिकली बाल गंगाधर तिलक मोस्टली रहता है एनी बेस्ट, ठीक। ओके,
फिर कुछ रेवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज़ होने लगे, है ना, ओके, जैसे और ये रेवोल्यूशनरी आपके ऑर्गेनाइजेशन बनने लगे, जैसे बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, नॉर्थ इंडिया सब में बनने लगे, ठीक है। फिर क्या हुआ, गदर पार्टी फॉर्म हुआ 1913, इंपॉर्टेंट डेट, इंपॉर्टेंट बंदा इंपॉर्टेंट, लाला हरदयाल ने गदर पार्टी फॉर्म किया इन अमेरिका एंड कनाडा में फॉर्म किया। क्यों? ताकि इट एम वॉज टू ऑर्गेनाइज एन आर्म रेवोल्यूशन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो उन्होंने वहाँ पे रह करके सिंपल सा एक पार्टी फॉर्म किया 1913, जो बहुत डेट इंपॉर्टेंट है, बंदा इंपॉर्टेंट है। बोले गदर पार्टी किसने फॉर्म किया? तो लाला हरदयाल इन 1913, ताकि क्या था, किसके अगेंस्ट? ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट इन इंडिया, ठीक, ओके। कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए 1916 में, दो मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट में हुए। सबसे पहले यहाँ पे द मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट ऑफ कांग्रेस रीयूनाइटेड। देखो ऐसा हुआ था कि कहानी यहाँ पे उतना आपकी बुक में या इस स्टेजेस में उतना क्लियर नहीं है, बट अकॉर्डिंग आप क्लास 11-12 में जाओगे तो, या फिर आगे भी पढ़ोगे, एंशिएंट इंडिया, मॉडर्न इंडिया, मिडाइवल इंडिया, ये सब पढ़ोगे, मॉडर्न इंडिया में क्या किस तरीके से क्या हुआ। तो वहाँ पे ये है कि देखो कांग्रेस में भी दो लोग बन गए, दो हिसाब से, एक एक्सट्रीमिस्ट, एक आपका मॉडर्न, मतलब थोड़ा सा मॉडर्न हो गया या मॉडरेट, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, सिंपल वर्ड मॉडरेट, ठीक, ओके। तो यहाँ पे ऐसा ये हुआ कि कुछ लोग चाह रहे थे कि नहीं हम लोग लड़ लेंगे, एक काम करते हैं, क्या ये लोग से बात सुनना, ये लोग तो देने वाला है नहीं, लड़ के ले लेंगे। लेकिन कुछ लोग थे मॉडरेट, नहीं एक काम करते, ये सब नहीं करते, वेट कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी बंटवारा हो गया। जैसे आपने इससे पहले वाले चैप्टर पढ़ा, बोलशेविक मानसेविक, कोई चाह रहा था कि नहीं एकदम अभी का अभी इंडिपेंडेंट मिलना चाहिए, कोई बोले नहीं थोड़ा सा टाइम ले लेते, है ना। तो यहाँ पे भी वही चीज़ था, ठीक। लेकिन ये सब चीज़ें हुआ, ठीक है, आपके ये इवेंट्स आपकी बुक में चीज़ें नहीं है, बट मैं तुम्हें कहानी कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे जो मॉडरेट लीडर थे और जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे वो आपस में मिल गए, है ना, ओके। फिर एक क्या हुआ, कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग साइन हुआ लखनऊ पैक्ट इन 1916, इंपॉर्टेंट है ये डेट, ठीक है, ताकि सब लोग एक हो गए कि एक काम करते हैं, सबका मेन गोल क्या है, ब्रिटिशर्स से आज़ाद होना। तो सब मिल के काम करना पड़ेगा, चाहे वो एक्सट्रीमिस्ट हो, चाहे वो मॉडरेट हो, या किसी भी कम्युनिटी से आते हो, कोई भी लीग हो, है ना, ओके। जैसे अभी रिसेंट एग्जांपल, अभी क्या है, एजुकेशन के खिलाफ, तो ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है इसमें सभी पार्टीज आ रहे हैं, है ना, ओके, सभी, कोई भी किसान हो, कोई भी हो, सब आ रहे हैं। तो सेम चीज़ें वहाँ पे भी हो रहा था। अगर तुम हिस्ट्री को कनेक्ट करना चाहो तो तुम ये चीज़ समझ सकते हो। अब आते हैं महात्मा गांधी का एंट्री, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया को इंडिपेंडेंट दिलाने में, ठीक है, ओके। चलो, जानते हो बहुत महान आदमी थे, इनके बारे चीज़ें हम लोग और भी डिटेल में पढ़ना है। इन्होंने कितना किलोमीटर सत्याग्रह किया, कहाँ से क्या किसे, अभी बस ओवरव्यू चल रहा है चैप्टर, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड महात्मा गांधी बिकम क्या इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल लीडर थ्रू हिज सक्सेसफुल सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ये मूवमेंट बेसिकली प्रिपेयर किया ग्राउंड फॉर द फ्यूचर नेशन मूवमेंट इन इंडिया। और बहुत लोग अब क्या बोलते हैं, माइक मिलता है, कैमरा मिलता है, महात्मा गांधी के खिलाफ कुछ भी बोलते थे, ठीक है, ओके। तो उन्हें थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ लेना चाहिए, नहीं पढ़ने आता तो एटलीस्ट यूट्यूब पे देख लो एनसीईआरटी, नॉट किसी का भी वीडियोज़ उठा के देख लो, एनसीईआरटी पढ़ा करो, ठीक, ओके। चलिए, एंट्री होता है महात्मा गांधी का कब है, उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। और सेकेंड आता है इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडिया। क्या इम्पैक्ट पड़ा? देखो, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड डीप इम्पैक्ट इन इंडियन इकोनॉमी। क्यों? पॉलिटिक्स में भी पड़ा, नेशनल मूवमेंट में भी पड़ा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इतने सारे टैक्सेस पड़ रहे थे, देश में कंडीशन ख़राब हो रहा था, ये सब चीज़ें इम्पैक्ट पड़ा। हाँ, इन सब के बारे में अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक इम्पैक्ट, प्राइस तो बढ़ गया, और ये सब्जेक्टिव 2 नंबर का पूछेगा, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन इंडिया, ठीक, पूछा 2 नंबर में, आप सिंपल से इस पॉइंट को लिखोगे, प्राइस बढ़ गया, है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो गया, है ना, ओके। एजुकेशन सिस्टम अनएम्प्लॉयड हो गया, है ना, एजुकेटेड इंडियंस बिकम अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, अनएम्प्लॉयड हो गया, वर्कर फार्मर जितने भी थे सब बहुत प्रॉब्लम में जी रहे थे, है ना। और इम्पोर्ट फ्रॉम इंग्लैंड स्टॉप हो गया, ठीक, ओके। और फॉरेन गुड्स इंडिया में आना बंद हो गया, ये सब चीज़ें हुआ, ठीक है, ओके। और यही सब इस सब के रिजल्ट के कारण क्या होगा, ठीक है, कि हम लोग क्या फील के दैट ओनली स्ट्रॉन्ग नेशनल मूवमेंट कुड प्रोटेक्ट इंडिया इकोनॉमी।
यहाँ से ये हुआ कि इंडस्ट्रियलाइज लोग थे वो लोग ये रियलाइज़ किए कि ओनली स्ट्रॉन्ग नेशनल मूवमेंट अगर होगा तब इस चीज़ से, इकोनॉमिक क्राइसिस से बचा सकता है इंडिया को। ठीक है, अब पॉलिटिकल, हमने इकोनॉमिकल देखा, पॉलिटिकल थोड़ा सा देख लेते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो इसके बाद क्या हुआ, लव फॉर कंट्री बढ़ गया, देश के प्रति प्यार बढ़ गया, है ना। ओके, जो ब्रिटिशर्स ने उन्हें प्रॉमिस किया था कि हम लोग आपको वर्ल्ड वॉर के बाद आपको अपना गवर्नमेंट दे देंगे, सेल्फ गवर्नमेंट बनाने दे देंगे, उन्होंने प्रॉमिस तो पूरा नहीं किया। अपने और स्ट्रिक्ट रूल लगा दिया, उन रूल्स के बारे में आप पढ़ेंगे, जिससे और ज़्यादा फ्रीडम मूवमेंट ज्वाइन करने लगे। रिसेंट एग्जाम्पल से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, अगर तुम्हें बिल्कुल याद हो तो, ठीक है। ओके, हाल फिलहाल में जो भी चीज़ें चल रहा है, ठीक है। ओके, फॉर एग्जांपल मान लो कोई आदमी बैठा है, ठीक है, उसको किसी को लगा कि इसको एक काम करते हैं, इसको यहाँ से साइड कर देते हैं ताकि ये मूवमेंट हो, ये एक्टिविटीज़ हो, ठीक है, ये रुक जाए, लेकिन लोग और जाग गए, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी हुआ, प्रॉमिस किया था नहीं किया, और स्ट्रिक्ट रूल लगा दिया, जिससे स्ट्रिक्ट रूल लगेगा, ठीक है, तो फिर और लोग जागेंगे, अच्छा तुमने और बुरा कर रहे हैं, एक तो कर ही रहे थे और कर रहे, लो अब और नहीं करने वाले, अब और नहीं सुनने वाले, और लोग जमा होंगे। उन्होंने क्या क्या स्ट्रिक्ट रूल लगाए उनके बारे में जानेंगे। सब में 2 नंबर अब लिखते जाओ। रॉलेट एक्ट, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय रॉलेट एक्ट, कब आया, क्यों आया, अब बताते। रॉलेट एक्ट आया 1919 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा। इस एक्ट में क्या था, पुलिस टू अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट ट्रायल, बिना किसी ट्रायल के किसी भी इंसान को आप अरेस्ट कर सकते हो, और बिना किसी प्रॉपर एविडेंस के उसको जेल में रख सकते हो। मन कर रहा है, ठीक है, क्या ही बताओ, रिसेंट एग्जांपल से तुम समझ सकते हो, किसी को पकड़ा जेल में डाल दिया, ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉपर ठोस सबूत नहीं है फिर भी डाल दो, ठीक है, हमारे खिलाफ है डाल दो, ठीक है। इस एक्ट का अपोज खिलाफ किया गया, है ना, इसको ब्लैक एक्ट कहा गया। ये बिल्कुल अनफेयर है, आप किसी को बिना पूछे या बिना कोई रीज़न के अरेस्ट कर रहे हो, ठीक है, जेल में डाल रहे हो, है ना, कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं है, तो ये एक्ट कौन लाया था, रॉलेट एक्ट 1919 को ब्रिटिश गवर्नमेंट लाया गया था, और इसको ब्लैक एक्ट कहा गया, ठीक है, क्योंकि ये अनफेयर है। क्लियर है, 2 नंबर में आएगा, आप इतना लिख दोगे इनफ है, ठीक है। और जो जो ये सब चीज़ है ना, इसको अंडरलाइन कर लेना, जो आपको बोल्ड अक्षर में दिख रहा है। दूसरा, कुछ रिफॉर्म्स आए, ठीक है, ओके। रिफॉर्म्स का नाम था मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड। ये क्या है, रिफॉर्म्स है, रिफॉर्म बेसिकली सुधार। 1919 को ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर ये चीज़ आया। इसमें ये कहा गया कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसको थोड़ा सा बड़ा किया जाए, ठीक है, ओके, नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स को बढ़ाया जाए, ठीक है, और द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल सेट ऑल्सो एक्सपेंड। इससे ये होगा, किस लिए बढ़ाया जाए, बोला गया, इसे बस दिखाया गया कि इंडिया के जो मेंबर्स हैं उनको बढ़ाया गया, मतलब ये बढ़ाएगा तो इंडिया के मेंबर पार्टिसिपेट कर पाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। लेकिन ये चेंजेस तो बस कहने को थे, लेकिन पावर जो थे इंडियन के पास बहुत कम था, ठीक है, ओके। सो इंडियन जो लीडर्स थे उन्होंने अपना इससे सेटिस्फाइड नहीं हुए। एक तो तुम बढ़ा रहे हो लेकिन पावर कहाँ दे रहे हो, है ना। आपने पता है नंबर ऑफ पीपल आपने इंडिया के मान लो भर लिए, लेकिन पावर तो दोगे, लेकिन पावर नहीं दिया गया, तो इसलिए सेटिस्फाइड नहीं हुए और कंटिन्यू नहीं रखे फ्रीडम मूवमेंट, है ना, ओके। फिर क्या हुआ, इशू ऑफ खिलाफत इशू हुआ। इसके बारे में हम लोग खिलाफत मूवमेंट, ये बस आपके बुक में टॉपिक ही जिक्र कर रहे हैं, अभी तो खिलाफत मूवमेंट क्या होता है इसके बारे में भी जानना है। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तुर्की वॉज डिफीटेड, है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद तुर्की हार गया। जो वहाँ के सुल्तान थे, है ना, वो अपना पावर खो बैठे, ठीक है, ओके। एंड मैनी इंडियन मुस्लिम बिलीव दैट ब्रिटेन हैड ब्रोकन इट्स प्रोमिसेस। और बहुत से इंडिया में जो मुस्लिम्स रहते थे, देखो बात यह है कि जो वहाँ के सुल्तान थे इंडियन मुस्लिम उनको खलीफा मानते थे, ठीक है, उनके प्रति रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा था, ठीक है, ओके। और यहाँ पे इंडिया में ब्रिटिशर्स ने क्या रखा था कि हाँ आप एक काम करो, हमें हेल्प करो, हमको आज़ाद कर देंगे। एक तो प्रॉमिस भी इन्होंने पूरा नहीं किया, इसलिए उन्होंने क्या स्टार्ट किया, खिलाफत मूवमेंट, ताकि उनके खलीफा यानी उनको जो खलीफा मानते थे उनको सपोर्ट करने के लिए आप तो हमें भी एक तो ये लालच दे करके या फिर कह लो कि हमें बस झूठा दिलासा दे करके आपने एक तो हमारा डिमांड भी पूरा नहीं किया, ऊपर से आप हमारे खलीफा को भी हरा दिए, उनके पावर्स को भी अब छीन लिए, है ना। एक सेंटिमेंट हर्ट हुआ, है ना, इसीलिए उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया। इसको आगे जा करके महात्मा गांधी भी लीड करेंगे, ओके, इनके बारे में भी हमें जानना है।
अभी बस टॉपिक ही पढ़ रहे हैं। फिर यहाँ से आपका गांधीयन ईरा स्टार्ट हुआ, यहाँ से आए मेन हीरो, ठीक है। ओके, गांधी जी साउथ अफ्रीका से 1915 को आए, इंपॉर्टेंट है कब आए, ठीक। ओके, गांधी जी ने स्टार्ट किया साबरमती आश्रम, क्या स्टेबलाइज किया, साबरमती आश्रम उन्होंने बनाया, ठीक है। ओके, ये लीड किए चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, ठीक है, और बिकम नेशनल लीडर। और इन्होंने स्टार्ट किया सत्याग्रह अगेंस्ट अनजस्टिस या अनजस्ट रूल, इसमें ब्रिटिश लॉज ने जो भी लॉज वगैरह बनाया, ठीक है, काले कानून बनाए, उनके खिलाफ उन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट किया, ठीक है। ओके, विदाउट नॉन वायलेंस, है ना। चलिए एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। क्या क्या स्टार्ट होता है कहानी, जलियांवाला बाग मर्डर 13 अप्रैल 1919। 2 नंबर इंपॉर्टेंट है सब्जेक्टिव के लिए, डेट इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। देखो कब की बात है, 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का दिन था। बहुत सारे पीपल जंतर मंतर बोले, बहुत सारे पीपल गैदर्ड हुए थे जलियांवाला बाग में। सेम चीज़ें होगा, देखो ना तुम, बस गैदर्ड हुए थे जलियांवाला बाग में, कहाँ, अमृतसर में। एक आता है जनरल डायर, ठीक है। ओके, जनरल आपके SCRT में मेनली अगर देखोगे तो जनरल ओ डायर के नाम से मेंशन है, तो वो ज़्यादा बेटर है, जनरल ओ डायर लिख लीजिएगा, ठीक है। ओके, उन्होंने बेसिकली अपने सोल्जर्स को बोला कि एक काम करो, तुम फायर करो बिना वार्निंग के। मतलब एक जगह लोग गैदर हुए थे प्रोटेस्ट के लिए, लेकिन बिना परमिशन, मतलब बिना नोटिस दिए हुए या वार्निंग किए हुए कि आप लोग निकल जाओ, अभी गोली चलाने वाला, ऐसा कुछ नहीं। आए सीधे चारों तरफ से लॉक किए, अमृतसर की बात है ना। उन्होंने फायरिंग स्टार्ट किया, बहुत सारे पीपल, थाउजेंड ऑफ पीपल लोग मर गए, डेथ हो गया, बहुत लोग इंजर्ड हुए। इस मर्सन्स के बाद मार्टिन लॉ इम्पोज हो गया, या मार्शल लॉ भी बोला जाता है, मार्शल लॉ, मार्टिन लॉ इम्पोज हो गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब देखो कहीं पे प्रोटेस्ट हुआ है तो लोग जमा होंगे। अभी मान लो कहीं पे गोली वगैरह चला है तो लोग और जमा होंगे, क्योंकि उनके खिलाफ, क्योंकि बिना परमिशन, एक तो आपने गोली चलाया बिना इन्फॉर्म किए हुए, तो लोग और जमा होंगे, इकट्ठा हो गए। उन्होंने मार्शल लॉ या मार्टिन लॉ कह सकते आप, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इम्पोज कर दिया ताकि एक से ज़्यादा, मतलब 2 से ज़्यादा लोग आपस में ना जमा हो सके। अगर जमा होगा तो सरकार के खिलाफ चीज़ें होंगी, बातें होंगी, जिससे सरकार को प्रॉब्लम होगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, समझ रहे हो ना। ओके, ठीक। ओके, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद जो इंडिया और यूनाइटेड हो गया, है ना, और ये टर्निंग पॉइंट रहा हमारा क्या, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के लिए। इसको अगर तुम रिसेंट एग्जाम्पल से कनेक्ट कर सकते हो, तो जैसे रिसेंट में अभी देखो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ, सब चीज़ें सही चल रहा था, हाँ। फिर जैसे ही दिल्ली पुलिस ने क्या किया, एक्शन लिया स्टूडेंट पे, बस मैं रिसेंट इंसिडेंट दे रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो इससे क्या हुआ कि एक तो स्टूडेंट को लाठी पड़ा, तो और स्टूडेंट अब जागरूक हो गए, है ना। एक टर्निंग पॉइंट बना ना यहाँ से चीज़ें, है ना। अब सरकार को बात माने ना माने वो तो देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल कि टर्निंग पॉइंट वो चीज़ें कनेक्ट कर पा रहे हैं, है ना। ऐसा लग रहा है हम लोग खुद हिस्ट्री में जा रहे हैं ना। ओके, तो इस इफेक्ट के बाद क्या हुआ, देखो इस इफेक्ट के बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हुआ। सबसे पहले नाइटहुड, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ कुछ ये चीज़ें ना आपके SCRT में बहुत कम कम मेंशन है। आप जब हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप जानोगे कि रविंद्रनाथ टैगोर को गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश ने क्या क्या था, टाइटल दिया था, किस चीज़ का, नाइटहुड का टाइटल दिया था। इंपॉर्टेंट है, किसने दिया था, ब्रिटिशर्स ने। उन्होंने स्किप कर दिया कि भाई एक तो आप हमारे इंडियंस को इस तरीके से मारोगे, आपका हम टाइटल रखेंगे। उन्होंने बेसिकली रिजेक्ट कर दिया कि आपका ये टाइटल आप ही को मुबारक, इन्होंने स्किप कर दिया, एक रिटर्न कर दिया, आपने जो टाइटल दिया था आप रखो। उन्होंने उसके बाद महात्मा गांधी जी ने भी केसरी हिंद, केसरी हिंद किसको नाम से जाना जाता है, महात्मा गांधी। किसने दिया था ये टाइटल, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो उन्होंने भी स्किप कर दिया कि नहीं चाहिए आपका टाइटल, ठीक है। ओके, और इस इंसिडेंट के बाद लोग और यूनाइट हो गए, किसके अगेंस्ट, ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट। और यहीं से आपका टर्निंग पॉइंट हो गया नेशनल मूवमेंट या इंडियन नेशनल मूवमेंट का। जैसे मेरा अगर टाइटल देखो कोई दीवान है, हालांकि ये सब चीज़ें बहुत स्टार्टिंग से चीज़ें चलता है। जैसे अगर बहुत पहले जाएं तो मुग़ल से लेकर के, मतलब जितने भी चलते थे, अब अभी भी देखोगे दीवाने ख़ास, दीवाने आम, है ना, नाम होता है, तो वहीं से हमारा टाइटल भी वहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर ब्रिटिश अगर स्पेशली देखा जाए तो एक तरीके से यहाँ से जो स्टार्ट हुआ, तो ब्रिटिशर्स के भी जो भी चीज़ें होते थे ऑफिशियली चीज़ें, डॉक्यूमेंट्री वाला काम करना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ज़मीन वगैरह की चीज़ें रखना, वो सब चीज़ें
परदादा के परदादा वो सब चीज़ें करते थे क्योंकि एजुकेटेड थे। ऐसा नहीं कि हम लोग खा लिए ब्रिटिश, अभी जितने भी चीज़ें हैं सब वापस फ्री में ही दे दिया गया, इंडिपेंडेंट के बाद सबको दे दिया कि नहीं ये सब चीज़ें नहीं रखना है। अभी हमारे पास सबसे गरीब हो चुके हैं, ठीक है। तो ये भी हम लोग का जो टाइटल ये भी दिया ही गया है दीवान का, ठीक है। बहुत लोग शौक से लगाते हैं, वो अलग बात है, बट हमें दिया गया था, ठीक। ओके, जलियांवाला बाग के बाद आते हैं थोड़ा सा कुछ चीज़ें आपको समझने के लिए। एक चीज़ है कि माइकल ओ डायर एक लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पंजाब के, ठीक है। ओके, ये जो हुआ ये इंसिडेंट के बाद ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ आपके बुक में दिया गया था, मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। जैसे जलियांवाला बाग तो हुआ, ठीक है। ओके, तो उधम सिंह ने जो आपका इनको मार दिया, क्यों, किसके बदला लेने के लिए? 13 मार्च 1940 को लंदन में इनको मार दिया गया। रिवेंज, बदला लिया किनका? जलियांवाला बाग मसद का। वो जो हत्या हुआ, वो जो इंसिडेंट हुआ उसका बदला लेने के लिए, ठीक है, माइकल ओ डायर को किसने मारा? उधम सिंह ने मारा। ये चीज़ें हुआ, ठीक। ओके, फिर एक कमेटी बनाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो जलियांवाला बाग हुआ ये तो बहुत नाइंसाफ़ी हुआ, ठीक है। आपने बिना वारंट के या बिना इन्फॉर्मेशन के आपने गोली चलाई, लाखों लोगों का जान गया, है ना। तो एक कमीशन बनाएगा, हंटर कमीशन, ताकि इन्वेस्टिगेट कर सके ये इंसिडेंट के बारे में, आखिर हुआ क्या था इस इंसिडेंट में, है ना। इंपॉर्टेंट है ये। बोलेगा कि हंटर कमेटी कब बना, ये कब आया, किस लिए आया, समझ में आएगा? जलियांवाला बाग मसद का इंसिडेंट को बेसिकली इन्वेस्टिगेट करने के लिए आया, ठीक है। ओके, चलिए। और डायर से क्वेश्चन पूछा गया कि आपने क्यों ये सब चीज़ें किया, है ना। ओके, लेकिन फिर भी इससे इंडिया सेटिस्फाइड नहीं था। बताओ, जिसका ही तख्त है उसी का आदमी आके पता करेगा, थोड़ा बहुत दिखाएगा कि हम पूछ रहे हैं सवाल, लेकिन फिर भी मिला तो वही लोग हैं, है ना। ओके, ये सब इंडिया इसलिए सेटिस्फाइड नहीं थे, है ना। ओके, कब फॉर्म बना हंटर कमेटी, इस बात को याद रखिएगा। फिर उसके बाद आता है खिलाफत मूवमेंट। अब थोड़ा सा डिटेल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 1919 से लेकर के 1924 खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट बाय इंडियन मुस्लिम, ठीक। क्यों? आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, क्योंकि वो चाह रहे थे कि जो उनके खलीफा है, जिनको वो खलीफा मानते हैं, उसको प्रोटेक्ट करें, क्योंकि वो लोग, उनका पावर खत्म हो चुका था, वो लोग हार चुके थे, इसको प्रोटेक्ट करना। तो महात्मा गांधी ने एक मौका मिला, महात्मा गांधी ने सोचा अगर इस मूवमेंट को बड़ा करना है, अच्छा करना है, तो सबको यूनाइट करना पड़ेगा। एक तो ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे, अभी तो अपने हिस्ट्री पढ़ाई कहाँ है, ठीक है, बहुत पीछे पढ़ोगे, आगे क्लास में पढ़ोगे, बहुत सारी चीज़ें किए ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया को तोड़ने के लिए, हर एक से एक कोशिशें की गई, है ना। ओके, चलो, महात्मा गांधी ने एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस सपोर्ट दिस मूवमेंट। अगर आप किसी मूवमेंट को सपोर्ट करें तो ऑब्वियसली जो उस मूवमेंट से पार्टिसिपेट है वो भी आपको सपोर्ट करेंगे, है ना। इससे क्या हेल्प हुआ कि इंक्रीज हिंदू मुस्लिम यूनिटी, क्योंकि ब्रिटिशर्स नहीं चाह रहे थे कि ये लोग एक हो जाएं, ठीक है। आज भी कोई नहीं चाहता है, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि अगर ये बटे रहेंगे तो राज करने में ईजी रहेगा, है ना। ये चीज़ है ब्रिटिशर्स से चलता आ रहा है, डिवाइड एंड रूल, ठीक है। ओके, आप गवर्नमेंट के, आप घर पे भी देखते हो, आसपास मोहल्ले में भी देखते हो, है ना। ओके, कोई घर रहता था लेकिन टूट गया, ठीक है, किसी भी रीज़न के कारण होता है ना, टूट गया, अब कोई किसी पर राज कर रहा है ना। तोड़ के ही राज कर सकता है, यूनाइट होकर कोई राज कर पाएगा? नहीं, है ना। ओके, तो एंड प्रिपेयर्ड द वे फॉर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। यहाँ से बेसिकली एक प्रिपेयर किया गया कि हम लोग यहाँ से क्या स्टार्ट करेंगे, नॉन कॉपरेशन, मतलब हम लोग कॉपरेट नहीं करेंगे। इतना देर तो सहते आ रहे, इतना दिन तो सहते भी आ रहे हैं, अब नहीं सहना, अब बस हुआ। तो 17 अक्टूबर 1919 को ऑब्जर्व किया गया, मनाया गया खिलाफत डे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब महात्मा गांधी बिकम प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत मूवमेंट इन नवंबर 1919। अगर 2 नंबर में दे तो आप इतना लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ये 2 पॉइंट भी लिख दीजिएगा तो आपके एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा कि बंदा बहुत पढ़ा है और पक्का मैट्रिक इंग्लिश मीडियम से पढ़ा। इनके डिमांड्स क्या थे? बेसिकली ये जो मूवमेंट हुआ सिंपल से ये था कि जो उनके सुल्तान हैं, जिनको वो खलीफा मानते हैं, उनके पास उनका सफिशिएंट पावर दे दो, पहला, ठीक है। ओके, और जो अरब का टेरिटरी है, ठीक है, ओके, वो उनके पास रहना चाहिए अंडर द खलीफा, ठीक। ओके, और क्योंकि जो खलीफा है वो उनके जो हॉली प्लेस, जैसे हमारे हॉली जो प्लेस है मक्का मदीना, उनको प्रोटेक्ट करने का काम होता है। अगर वही नहीं देंगे तो प्रोटेक्ट कौन करेगा? इन सब के लिए डिमांड रखा गया कि आपका ये डिमांड है, इस मूवमेंट का ये डिमांड है। अगर बाई चांस पूछना चाहे तो बता सकते हो, ठीक है। ओके, चलिए, अब आते हैं हम लोग कहाँ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। यहाँ से स्टार्ट हुआ बेसिकली, अब यहाँ से आता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट।
कौन स्टार्ट किया? महात्मा गांधी 1920, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये डिसीजन कब लिया गया? कलकत्ता सेशन में। कुछ सेशंस में जो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, पहला सेशन, दूसरा सेशन और कुछ कुछ सेशन है जो याद रखना पड़ेगा, डायरेक्ट एग्जामिनेशन में आएगा। नॉन कॉपरेशन में वहाँ तक प्रिपेयर किया गया, यहाँ से डिसीजन लिया गया कौन सा? कलकत्ता सेशन में। कब? सितंबर 1920, डेट याद रखो, ऑफ नेशनल आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ क्यों? खिलाफत इशू चल रहा था, एक तो जलियांवाला बाग हुआ, इसीलिए अब पीपल तो हुआ, बहुत हुआ, अब तो हम लोग कॉम्परेट बिल्कुल नहीं करेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, ठीक, ओके। फिर कौन सा सेशन हुआ? नागपुर सेशन, दिसंबर 1920, डेट इंपॉर्टेंट, जगह इंपॉर्टेंट। आपसे पूछेगा कि कलकत्ता सेशन कब हुआ, नागपुर सेशन कब हुआ? नागपुर सेशन में क्या हुआ, कब है हुआ? दिसंबर 1920। इसमें एक्सेप्ट किया, कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, अब हम लोग कॉपरेट नहीं करेंगे। और क्या मेड किया? होम रूल, हमारा मेन एम क्या रहेगा? अपना स्वराज, ठीक है, ओके। और यहाँ पे कांग्रेस ने प्लान किया किस तरीके से फ्रीडम मूवमेंट को और स्ट्रॉन्गर बनाए, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और थोड़ा सा चलते हैं, ठीक है, ओके। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी। आप वो सब चीज़ें तो लिख ही सकते हैं किस सेशन में पास हुआ, अगर और अच्छे से लिखना है तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी 1920। ये फर्स्ट मास मूवमेंट यानी फर्स्ट पब्लिक मूवमेंट, फटाक से इसको नोट डाउन, दिमाग में नोट डाउन कर लो, आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सा फर्स्ट पब्लिक मूवमेंट कौन सा था, तो याद रखना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इसमें बेसिकली सपोर्ट था, मेन एम तो आपका था, खिलाफत मूवमेंट भी था, जस्टिस जलियांवाला बाग जो वो हुआ उसके कारण भी था, है ना, और क्या अचीव करना, स्वराज पार्टी, इतने सारी चीज़ें थे, है ना, ओके। इस प्रोग्राम में क्या हुआ? बॉयकॉट प्रोग्राम्स, ठीक है, तो क्या क्या सबसे पहले लोग आस्क करने लगे, ठीक है। सबसे पहले जो भी टाइटल्स दिए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको अलग कर दिया, लो अपना रखो। स्कूल्स छोड़ दिए, स्कूल्स कॉलेजेस जो भी थे उस गवर्नमेंट के, ब्रिटिश गवर्नमेंट के नहीं जाना तुम लोग का, जो भी तुम्हारा गुड्स है, फॉरेन गुड्स है नहीं लेना, ठीक है, तुम्हारा जॉब तुम्ही को मुबारक नहीं लेना। तो ये सब मूवमेंट स्टार्ट हुआ, इससे प्रेशर बना गवर्नमेंट पे, है ना, बनता ही है ना, ओके। फिर कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम में जैसे नेशनल आपके स्कूल्स वगैरह बनने लगे, कॉलेजेस इंडिया, मतलब अपना इंडिया का खुद का, ठीक है, पंचायत, ठीक है, ओके, चीज़ें बनने लगे, हम लोग नहीं जाएंगे उसके कोर्ट नहीं जाएंगे, हम लोग खुद सुलझा लेंगे, ये सब चीज़ें होने लगा। अब बॉयकॉट करेंगे तो उसका डाउनफॉल तो होना ही है ना, ओके, वो चीज़ें कम तो हो जाएगा, ठीक, ओके। स्वदेशी गुड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग अपना जो भी देश का चीज़ें हैं हम लोग इस्तेमाल करेंगे, कोई इम्पोर्ट कोई बाहर की चीज़ें इस्तेमाल नहीं करेंगे। आज भी हमारे मिनिस्टर, जो भी मिनिस्टर हो, ठीक है, बोलते हैं, क्या बोलेंगे कि आप क्या करो, अपना देश का सामान इस्तेमाल करो। जिस माइक से बोलता है तो बहुत सारे ऐसे माइक से होते हैं जो भी अदर कंट्री से बने होते हैं, जो ड्रेस खुद पहन के आते हैं वो भी अदर कंट्री से बने होते हैं, अलग अलग कंपनीज़ के होते हैं, लेकिन वही पहन के भाषण देंगे क्या कि स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ, है ना, ओके। तो सबसे पहले ये, सबसे कोई भी रूल रेगुलेशन आता है ना, सबसे पहले गवर्नमेंट खुद के मिनिस्टर पे अप्लाई करे, तब जाकर के पब्लिक को करने बोले, ठीक है, ओके। यहाँ से क्या हुआ? खादी एंड चरखा। यहाँ पे देखो ये चीज़ें अगर बस बोल दें हाँ खादी या चरखा तुम लोग चलाओ, हम लोग काम करते हैं, ऐसे नहीं, सभी लोगों ने, स्पेशली महात्मा गांधी, देखते हो चरखा, है ना, काम करते थे। इससे क्या हुआ? चरखा, खादी, ये सब चीज़ें लोग पहनने लगे, खादी की चीज़ें। अब खादी की चीज़ें तुमको कहाँ ही मिलेगा, है ना, ओके। और बहुत सारे फंड कलेक्ट किए गए, जिसके फंड कलेक्ट करके क्या किया? फंड कलेक्ट करके चरखा, बहुत सारे चरखा अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सके, ताकि लोग अपने लिए चीज़ें बना सके और सेल्फ रूल, मतलब स्वदेशी गुड्स बना सके अपना देश का सामान, ठीक, ओके। ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ 1921 में, बहुत सारे फॉरेन गुड्स, स्कूल, सब चीज़ें इन्होंने बॉयकॉट कर दिया। फिर कुछ इंस्टीट्यूशन बना, जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया, जिसको शॉर्ट में जामिया बोलते हैं, बिहार विद्यापीठ, एमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जहाँ से मैं अभी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा हूँ, काशी विद्यापीठ, एंड बहुत सारी चीज़ें स्टेबलाइज किए, बनाए चीज़ें, ठीक है, बहुत सारे फिर बाद में चीज़ें बने, है ना, ओके, चलिए। एंड अभी जैसे अगर कभी टाइम मिले, मौका मिले, तो मैं तो बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा। हमारी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे ऐसे चीज़ें हैं जो बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर वहाँ तब भी था ना, तभी उस टाइम जब बना था, तो बहुत सारी ऐसी फ़ोटोज़ हैं, चीज़ें हैं जो फ्रीडम मूवमेंट को याद दिलाने के लिए काफ़ी रहता है, ठीक है, ओके। बहुत सारे लीडर्स जैसे मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास, इन्होंने बेसिकली लीगल प्रैक्टिस किया, ज्वाइन किया इस मूवमेंट को, और एक प्रिंस आने वाला था तो उनके खिलाफ भी मोर्चा धर दिया। कब? 17 नवंबर 1921, उतना नहीं पूछना है, ठीक, ओके, चलिए।
फिर एक हुआ इंसिडेंट चौरी चौरा मसला, एक ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हुआ था 1922 को, फरवरी 1922 को एक इंसिडेंट हुआ। कब? चौरी चौरा, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। एक ग्रुप प्रोटेस्टर्स के इन्होंने क्लैश कर दिया पुलिस स्टेशन को विथ पुलिस के साथ। इसमें क्या हुआ, एक मॉब आया सिंपल सा, उन्होंने पूरा का पूरा स्टेशन ही जला दिया। जैसे प्रोटेस्ट चल रहा है, ठीक है, प्रोटेस्ट तो चल रहा है, बट उसमें से कुछ लोग होते हैं ना कि हाँ जिन्हें एक्सट्रीमिस्ट कह सकते हो, है ना, हमको अभी चाहिए तो अभी चाहिए, ये काम किया उन्होंने, अपना पुलिस स्टेशन में फायर कर दिया, जिससे 22 डाटा भी आता ना, 22 पुलिसमैन जल गए, ठीक है। तब ये चीज़ें हुआ। फिर गांधी जी ने इमीडिएटली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हटा दिया, मतलब उन्होंने हटा दिया कि नहीं नहीं छोड़ो, क्योंकि गांधी जी क्या चाह रहे थे कि अहिंसा ना हो, शांति से बैठ के शांतिपूर्वक हम लोग सत्याग्रह करेंगे, लेकिन उसमें से कुछ लोग जा करके कट दिए। तब गांधी जी ने ये चीज़ें वापस ले लिया कि नहीं, अब हम ये चीज़ें नहीं कर रहे। इस इंसिडेंट के बाद गांधी जी ने जैसे विड्रॉ किया तो गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया 1922 को, और 6 साल तक जेल में रखा गया। तो पूछता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो हुआ कब ख़त्म हुआ, ये चीज़ें पूछता है, तो समझ आना 1922 को। इसीलिए तो अभी हम लोग पढ़े, ठीक है, अभी जैसे ये वाला पढ़ोगे ना 1920 से 1921, सर 1922, ठीक है, समझ में आया? ओके। फिर गांधी जी को जेल में डाल दिया गया। इससे क्या हुआ, देखो फेलियर क्या हुआ, इससे कोई भी प्रोटेस्ट होता है उसके कुछ फेलियर होते हैं, कुछ अचीवमेंट्स होते हैं। जैसे आज अभी आप लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक सब जगह देखते हो, क्या इस प्रोटेस्ट से, अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है, इससे क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, अचीवमेंट्स एंड फेलियर। देखो फेलियर ये हुआ कि हम लोग स्वराज अचीव नहीं कर पाए, है ना, क्योंकि लोग अहिंसा में आ गए, ठीक है, सॉरी हिंसा में आ गए, ठीक, खिलाफत मूवमेंट भी एंड हो गया, और जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी है वो कमज़ोर हो गया। जब यूनिटी नहीं रहा तो फिर कैसे होगा। लेकिन कुछ प्लस पॉइंट भी है। जैसे अचीवमेंट क्या हुआ, अचीवमेंट ये हुआ कि कांग्रेस एक मास ऑर्गेनाइजेशन अचीव कर लिया। रीसेंट एग्जांपल देख लो, एक जोक से पार्टी बना, पार्टी से ऑर्गेनाइज, सबको लगा कि क्या ही होगा, लेकिन देखो आज कितने लोग जुड़ रहे हैं, ठीक है, ओके, भले तुम सपोर्ट करो ना करो, लेकिन एजुकेशन को तो तुम सपोर्ट करोगे ना, हैं, एजुकेशन के लिए तो तुम बेटर बोलोगे ना कि कल को एग्ज़ाम दोगे, तुम्हारे साथ भी ये चीज़ें होंगे, पेपर लीक होंगे, जैसे बिहार में हर बार होता है, और बहुत बिहार के टीचर प्राउडली बोलते हैं अरे ये तो वायरल पेपर है, कर लो, ठीक है, ओके, क्या ही बोलूँ, चलो इस चीज़ को हम ही लोग सुधारेंगे पढ़ लिख के अच्छे से, है ना। चलो बिहार के लिए कुछ करना है, ऐसा नहीं कि पढ़ लिए भूल गए बिहार को। बहुत सारे लोग ज्वाइन किए, जैसे अभी बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, रीसेंट से देखो ना, ये वहीं तो हिस्ट्री क्या है, वापस से रिपीट ही हो रहा है, रिपीट ही होता है, और एकता स्टार्ट हो गया, नेशनलिस्ट मूवमेंट बिकम स्ट्रॉन्गर, ठीक, और एक आग तो चाहिए, एक चिंगारी तो चाहिए आग जलने के लिए, वो चिंगारी का काम किया। फिर खादी, चरखा और हिंदी बिकम पॉपुलर, ये सब क्या अचीवमेंट थे। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में आगे की चीज़ें पढ़ेंगे और डिटेल में इसी तरीके से इसी चैनल पे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। कैसा लगा वीडियो हमें बता दीजिएगा, वीडियो को थोड़ा फास्ट कर लीजिएगा ताकि चीज़ें आपको क्लियर और कम टाइम पे समझ आ जाए। ये चीज़ें काफ़ी रहेगा आपके एग्जामिनेशन टिल, जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम करोगे, एग्ज़ाम दोगे, उसमें भी ये जो बेसिक चीज़ें हैं आपको समझने में ईजी आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोर्स सेक्शन पे जाकर के अदर वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।